नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ हमारे चार साथी, चार मेहमान, राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आप सबको रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविवार को काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी वालों की छुट्टी नहीं है सर, आज भी छुट्टी नहीं है बीजेपी वालों की। खबर मैं आपको बताऊंगा, भी नहीं चाहिए, सरकार चला रहे हैं। हाँ। आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए आप जब राजनीति में घिरा हुआ महसूस कर रहे हो तो उससे निकलने का रास्ता क्या है, इसकी एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास आज हम ये वीकेंड शो शुरुआत इस तरीके से करेंगे। और इसके बीच में नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए जरा अगस्त का महीना कैसे बीता है, क्या चल रहा था अगस्त के महीने में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंटरनेशनल अफेयर्स में। ट्रंप लगे हुए थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का। राहुल गांधी कह रहे थे कि यही तो हम कह रहे हैं, ये अमेरिका के आगे झुक गए, नरेंद्र सरेंडर कर दिया। 40 बार 45 बार ट्रंप ने इस बात को कह दिया। फिर हम पे टैरिफ लगा दिया 50%। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 3-4 दशक के सबसे न्यूनतम स्तर पर जाकर के गिर गए। सब पूछ रहे थे मोदी क्या करेंगे, ट्रंप का सामना कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे। फिर राहुल गांधी लेकर निकल गए अपनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर। वोट चोरी का आरोप लगाया। वो मोदी जी को वोट चोरी बोलने लग गए। तो एक तरफ पॉलिटिकली घेरने की कोशिश हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स में आपने देख ही लिया संबंधों में हमारी कितनी खटास आ चुकी थी। और इस सब के बीच बाजार से भी कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। बाजार उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, जितनी ग्रोथ दिखाई दे रही है नंबरों में उतनी सेंटिमेंट में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। फिर इस बीच 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक ऐलान किया कि इस बार दिवाली का डबल धमाका होगा। उसके 20 दिन के बाद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होते हैं जीएसटी के अंदर। इस बीच ट्रंप को लेकर मोदी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। भारत सरकार कुछ नहीं कहती। ट्रंप अपने बयान बदलते रहते हैं। एक वक्त कहते हैं हमने भारत को खो दिया, और उसके बाद एक उनका पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है जिस पर प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट भी करते हैं और वो बताते हैं कि हमारे और अमेरिका के संबंध बेहतर है। अचानक से ऐसा लग रहा है अब कि शायद दोनों देशों के संबंध फिर ठीक हो जाएं। जीडीपी ग्रोथ के नंबर आते हैं तो पता लगता है कि इस साल के पहले क्वार्टर में आपकी ग्रोथ रेट जो है लगभग 8%, 7.8% रही। वोट चोरी के जो आरोप लग रहे थे उस बीच में बिहार में एसआईआर का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को नहीं रोकता। तो हर लिहाज से जो बादल दिखाई दे रहे थे एनडीए सरकार या मोदी सरकार के ऊपर, वो धीरे धीरे छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और आज तो वो पूरे फॉर्म में है। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आज संसद भवन में एनडीए के जितने सांसद हैं उन सबको उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट डालना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, ये 2 दिनों तक चलेगी। इस बीच प्रधानमंत्री जब आज वहां पहुंचेंगे या पहुंच चुके होंगे तो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर उनका स्वागत भी किया जाएगा, उनका सम्मान भी किया जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी वजह से किए जीएसटी रिफॉर्म किए। कल वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिफॉर्म्स की तारीफ करे या आलोचना करे। आलोचना कर नहीं सकते इसलिए इसका क्रेडिट ले रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की बिहार चुनाव से पहले जो वो यात्रा लेकर निकले थे, अब वहां बातें ये होने लग गई क्या तेजस्वी यादव को अपने से दूर कर दिया है राहुल गांधी ने। आज कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार में तो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हो गए हैं। तो वहां विपक्षी खेमे के अंदर क्या कहीं कोई दरार जैसी कुछ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस सब के बीच यहां प्रधानमंत्री अपना काम और अपनी पार्टी का काम वो अपना तेज गति से आगे ले जा रहे हैं। तो पहले आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर, नज़ारा बदला है या नज़र बदली है? 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है कि अगस्त का महीना शुरू में काफ़ी पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक माहौल बना देश में, फिर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और सबसे ज़्यादा जो उसमें पंचर करने का काम किया उस माहौल को ट्रंप साहब ने किया। वो लगातार 40 बार तो उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाया, तो इन सब के बीच माहौल और उधर बिहार में जिस तरह अब महागठबंधन की यात्रा निकल रही थी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 7 अगस्त को हुई थी, वो सबको लेके एक सरकार के खिलाफ एक माहौल बना। लेकिन 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जो जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की घोषणा की, उससे माहौल थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी लोगों को था कि पता नहीं कब हो पाएगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली का तोहफा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आपकी दिवाली बढ़िया बनेगी। उसके बाद जब बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की और वो पूरी मैराथन बैठक में वो सारी घोषणाएं हुई, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बाजार के लिए बना। और उसके साथ साथ
एससीओ की बैठक जो उसके पहले हुई, जी बिल्कुल, एससीओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए। जापान में जिस तरह उनका स्वागत हुआ और जो उन्होंने समझौते किए भारत के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग बनी। उसके बाद फिर चीन गए। चीन में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठकें हुई, बातचीत हुई और वो फोटोग्राफ हुए, पूरी दुनिया ने देखा। तो उस सबसे जो विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नकारात्मक वातावरण बन रहा था, ट्रम्प साहब की कृपा से वो जो है दूर होना शुरू हुआ। और ट्रम्प साहब को भी लगा कि मामला तो हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने एक पागल दीवाने प्रेमी की तरह उन्होंने एक ट्वीट किया कि वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, यानी हमने खो दिया। और वहाँ से फिर बर्फ पिघली और मोदी जी का भी एक सकारात्मक संदेश गया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं, 9 तारीख को होंगे। कैंडिडेट का जीतना तय मतलब तय, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब बल्कि सरकार तो कोशिश कर रही है कि उसकी जो लीड है वो और बढ़े। तो वो चुनौती विपक्ष के सामने है कि कैसे रोके। एक महीने में सेंटिमेंट जो था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया। हम मान सकते हैं। देखिए, सारा खेल परसेप्शन का होता है। राजनीति में यथार्थ से ज्यादा परसेप्शन काम करता है, और परसेप्शन जो पहले नेगेटिव बन रहा था, अब परसेप्शन बदला है। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव, अगर तो क्या मतलब राष्ट्रपति चुनाव में जीत तो तय ही है, उपराष्ट्रपति चुनाव में उस जीत के बाद और माहौल में एक बदलाव भी आएगा राजनीतिक रूप से। कि देखिए परसों तो है सर चुनाव, हाँ परसों 9 तारीख को उसी दिन गिनती हो जाएगी, उसी दिन वो तो शाम तक गिनती, उस वोटिंग के बाद गिनती शुरू हो जाती है तुरंत और आ जाएगा। तो वो भी उसमें एक ऐड ऑन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो, और उसके तुरंत बाद बिहार चुनाव की घोषणा भी कुछ दिनों बाद हो जाएगी। तुरंत बाद मेरा मतलब ये नहीं अगले दिन, मतलब 10-15 दिन बाद, मंथ एंड तक। और बिहार चुनाव में जैसे ही देश जाएगा उसके बाद फिर वातावरण और ज्यादा राजनीतिक हो जाएगा। जैसा कहते हैं कि राजनीति में पेशेंस की बड़ी अहमियत, पेशेंस की, और राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। हाँ, और वो सब दिखा इस पिछले एक महीने में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आपको एक उदाहरण दूं, जी, लोकसभा चुनाव के बाद एकदम नेगेटिव सेंटीमेंट बना, 240 सीटें आई, 400 पार नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा ने फिर तस्वीर बदल दी। तो ये राजनीति का उतार चढ़ाव, दिल्ली का परिणाम आया था, दिल्ली का नतीजा नहीं, मतलब तुरंत बात कर रहा हूँ, बात दिल्ली का। तो अब उसके मतलब मौसम बदला मोदी सरकार को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि हमेशा मौका, मौसम और माहौल प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में ही रहा है हमेशा से। ठीक है, ये जरूर है कि उनकी उम्मीदों के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा होगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार, जिस तरीके से 2019 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी का काम रहा है, या 2014 से लेकर 2024 तक का प्रधानमंत्री मोदी का जो परफॉर्मेंस रहा था केंद्र की राजनीति में, उसके बाद ये उम्मीद थी कि भाई 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का काम देखने के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो अब की बार 400 पार का जिक्र कर रहे हैं, तो देश की जनता भी उस सेंटिमेंट के साथ है। लेकिन थोड़ा उसका सेंटिमेंट का हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक गई। तो यह कहा गया कि भाई एंटी मोदी सेंटीमेंट देश के अंदर है। लेकिन उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का फिर उसके बाद हरियाणा चुनाव जीतते हैं, महाराष्ट्र जहां लोकसभा चुनाव में इतना बुरा प्रदर्शन होता है वहां इतना शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके बाद अगर आप देखिए दिल्ली चुनाव, जहां केजरीवाल 10 साल से सत्ता में थे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनाती है और केजरीवाल खुद चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद आप प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, सिर्फ देश के अंदर नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से सम्मान और वर्चस्व बना हुआ है, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लीड लेते रहे, चाहे ट्रंप का जो मामला रहा, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ, उसमें भारत ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। उसके बाद ट्रंप के साथ एक मतभेद टैरिफ को लेकर उपजे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे किस बेहतर तरीके से, किस शांत तरीके से, धैर्य के साथ उसका सामना किया कि आखिर में ट्रंप को झुकना पड़ा। और ट्रंप के ट्वीट बता रहे हैं कि अब उन्होंने अपने कदम वापस खींचने की तैयारी दर्शाई है। तो मुझे लग रहा है कि सारा फिर जापान का दौरा होता है, फिर एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल फ्रंट हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का फ्रंट हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह बेहतर प्रदर्शन। और देश के हित में क्या हो सकता है, देश में जीएसटी में जिस तरीके से दरें कम कर दी है, 2 स्लैब बना दिए, इतनी बड़ी राहत दी गई है। तो मुझे लगा कि सभी फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। और फिलहाल मौका, मौसम और माहौल तीनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ है देश में। राइडर में लगा दूं कि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है। वो अभी सही कह रहे हैं, ध्यान रखना कल कुछ क्या कहते हैं, हमें तो मोदी जी पे भरोसा। लेकिन ये उतार चढ़ाव के बीच पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर क्या है पिछले एक महीने में जो हुआ? जो प्रधानमंत्री जी की पहचान है और जिस बात को वो कहते हैं हमेशा कि यही समय है, सही समय है, तो हर समय को सही समय समझकर स्थितियों को बदलने के लिए, और एक जो उनकी परमानेंट जो एक सोच है कि आपदा में अवसर ढूंढना, अगस्त का महीना आपदाओं का में से अवसर निकालने का मौका था। चाहे वो ट्रंप साहब ने जिस तरह से टैरिफ को लेकर किया, उससे पहले वो सीज फायर को लेकर किया, फिर चाइना के साथ जिस तरह से बात हुई। अब चाइना में भी सोचिए, आज एससीओ को लेकर हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले एससीओ की जो रक्षा मंत्री की बैठक हुई उसमें तो पहलगाम पर उन्होंने जिक्र नहीं किया, साइन नहीं किया। तो
ऐसा नहीं कि बहुत आसान कुछ हो गया था कि अमेरिका और चाइना को लेकर, और चाइना पर जो बातचीत हो रही है, ट्रंप के टैरिफ की जो बात हो रही है, उसके से एक और अवसर निकाल के जीएसटी पर आपने रिफॉर्म का फैसला कर लिया। रिफॉर्म पर चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन तुरंत उस पर फैसला करना, प्रधानमंत्री का 15 रोल आउट हो जाना, तो वो सारी बातें उस पर काम कर रही हैं। और मैं देख रहा था कि ये 9 तारीख को सितंबर में चुनाव होना है उपराष्ट्रपति का, वो भी एक झटका ही था बड़ा कि धनखड़ साहब ने जैसे इस्तीफा दिया, या धनखड़ साहब से जैसे इस्तीफा लिया गया, झटका ही था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, नाम भूल गया एग्जैक्ट सही कहना, तो वो नकारात्मक माहौल नकारात्मक बना। तो उन सब से निकलकर आज आप वापस एक ठीक जगह पर खड़े हुए। 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा, वो तो जीत ही जाएंगे। कितना बड़ा वो जीतते हैं वो उसमें है कि इंडिया ब्लॉक को, और जो नॉन इंडिया ब्लॉक, नॉन एनडीए ब्लॉक है, उसमें से कितने वोट एनडीए कैंडिडेट लेकर आता है, तो वो एक उस माहौल को और मजबूत करेगा। सर, ये जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हुए हैं जी, आप सरकार ने कुछ अपेक्षाएं की होंगी नतीजों की। जैसे मैं एक पढ़ रहा था इंडस्ट्री की एक व्यक्ति की बात, तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से लेकर नए साल के बीच में 50 लाख करोड़ का कारोबार होगा। तो अगर ऐसा इंडस्ट्री सोच रही है, सरकार के भी कुछ अनुमान होंगे ऐसे, लेकिन ये सब अभी देखना है सर। बिल्कुल ठीक बात है। वो माहौल बनता है कि नहीं बनता? नहीं, माहौल बिजनेस का बनेगा। जो अभी स्लंप हो रहा था, एक नेगेटिविटी भी थी मार्केट में भी, टैरिफ को लेकर जो हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट था, टेक्सटाइल का, वो सब भी, और जीएसटी की वजह से लगातार जो बात हो रही थी। अब 50 लाख करोड़ तो इतना बड़ा है, क्योंकि 50 लाख करोड़ तो मतलब आप तब कह रहे हो जब नया मार्केट कोई थोड़ी मिल जाएगा। इससे एक मार्केट में थोड़ा सा उछाल आएगा कि भाई कारें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, एसी है, और अभी ये फेस्टिव सीजन भी है पूरा, अब यहाँ से दिसंबर तक, तो उसमें मदद मिलेगी। लेकिन ये तो इसको ये कह देना कि नहीं बहुत बड़े फैसले इस तरह से किए गए, तो ये तो 8 साल से चल रहा था जीएसटी का, तो 8 साल तक आपने लोगों को पूरा वही किया है ना। कांग्रेस वाले यही तो पूछ रहे हैं कि हाँ, 8 साल कमाया, हाँ, वो कहाँ गया? हाँ, लेकिन फिर भी अब जो हुआ है वो ठीक है, बेहतर है। किसी भी समय पर कोई काम हो जाता है, उसको उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम, उस पर लेना चाहिए। सर, आज ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त जो है देश का माहौल वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए, 2 तरह से इसे देखा जाना चाहिए, एक डोमेस्टिक पॉलिसी, एक फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे विदेश नीति सीखी जानी चाहिए कि कैसे की जाती है। और मैं सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के आप बयान देखिए जो कि ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर उन्होंने दिए, कि हमें ये देखने में मिला जिस तरह से भारत ने डील किया ट्रंप से, हमें भी उसी तरह से डील करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के अपने बयान इस तरह के हैं। दूसरी तरफ आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी ईगो को पीछे रख के देश के हितों को आगे रखा। आप ट्रंप के टैरिफ को देखिए, उसके बाद उन्होंने जो एससीओ में शिरकत की, वो स्ट्रेटेजिक वे में उन्होंने एक सिग्नलिंग की कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, देश के साथ ऐसा करेंगे, तो हमारे पास और बाजार या और जो एवेन्यूज हैं वो भी खुले हुए हैं। अब आप इसके बाद की बात देखें, जैसे कि जो ट्रंप ने अगर सिग्नल ऐसा दिया कि वो पीछे हटना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है 8 तारीख को ब्रिक्स की बैठक में खुद शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्चुअल बैठक हो रही है खुद नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लूला का जो प्रेसिडेंट लूला जो है, उन्होंने जो ये ब्रिक्स की बैठक वर्चुअली बुलाई है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ को लेकर, डिस्कशन को लेकर है। हम उस एजेंडा का पार्ट नहीं बनना, हम उसके एजेंडा का पार्ट जानबूझ के नहीं बन रहे, एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिका साउंड करे। देखिए, भारत ये जानता है, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भारत का कोई फायदा नहीं होगा यूएस से झगड़ा मोल लेके। यूएस से झगड़ा लेने का कोई फायदा भारत को नहीं होगा, लेकिन अगर यूएस दोस्त रहता है तो भारत को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें, प्रधानमंत्री को यह पता था कि दिवाली और इस पूरे जो फेस्टिवल सीजन में बहुत ज्यादा बाजार में जो है लोग खरीदारी करते हैं, बाजार में बहुत ज्यादा लोग जो है पैसा डालते हैं। ऐसे में इस वक्त जो है जीएसटी के ये जो दरें हैं, जिसे कम करना और या फिर रीवैम्प करना, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक है। इससे जो एक सेंटिमेंट बाजार में जो है वो नेगेटिव था कि इस बार खरीदारी होगी नहीं होगी, यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनियां इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इस बार जो फेस्टिव सीजन में कितना जो है ऐड आएगा या कितने लोग जो है आगे आएंगे। इस पूरा माहौल को प्रधानमंत्री ने बदल दिया। और अभी आप देखिए, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कार कंपनियां अभी से अपनी कारों की कीमतें कम करने के एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं। टाटा, महिंद्रा, सबने, इनके अलावा 2 टोयोटा,
सबने ये बिलोंग, कहा है, इन हाँ, सबने सबने कम- कहा कि हम अभी से कम और करें। अच्छी खासी गिरावट डेढ़ हुई है डेढ़ गाड़ियों दो की दो दामों लाख में। रुपए कम कर जी रहे हाँ। हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि सेंटिमेंट पूरी तरह से बदल दिया गया। दूसरी तरफ आप जो प्रेशर प्रधानमंत्री पे था, अगर आप अदरवाइज पार्टी के अंदर का प्रेशर देखें, आरएसएस ने जिस तरह के बयान दिए, पार्टी के अंदर प्रेशर होता है मोदी जी पे। जिस तरह के आरएसएस ने बयान दिए, उससे और रिलैक्स हुए पार्टी, तो और अभी रिलैक्स। आरएसएस ने आज भी बहुत सारे बयान दिए हैं सर, उसकी बात उस पे करेंगे। बात वो कर 3 लेंगे। दिवसीय जो समन्वय बैठक चल रही थी वो आज खत्म हो गई है, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन आइए अब जरा चलते हैं पॉलिटिकल सीन पर। तो उससे तभी ये तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए, ये संसद भवन संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये उनका सारे सम्मान सांसद किया हैं, जा रहा ना। वो वहां पर मौजूद थे। आज उनका सम्मान भी किया गया जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के। वित्त मंत्री ने अब जिस तरीके से इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें भी कही हैं, तो वो एक पॉजिटिव नोट पर माहौल को ले जाने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने कहा था दिवाली का डबल धमाका होगा। अब सरकार कह रही है कि उसकी पूरी तैयारी जो है वो हमने कर ली है, और इस पर हम लोग बात लगातार करते रहेंगे। मैं आपको बिहार की बात बता रहा था। बिहार में आज नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। तो एलाइज जो है वो भी अपने काम पर लगे हुए हैं भाई, और बिहार में तो सबसे ज्यादा नीतीश जी का ही दाव पर लगा हुआ है ना। तो नीतीश कुमार जी ने आज से महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, और ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये महिला वोटर्स के लिए नीतीश कुमार की बिल्कुल एक गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को, नोट कीजिएगा, हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का कोई भी रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ऑनलाइन 10,000 रुपए की पहली किस्त इसी महीने जारी कर दी जाएगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं है, इसके बाद यह आंकलन किया जाएगा। यह तो हुआ जिसने भी आवेदन कर दिया, हर महिला को 10,000 रुपए मिल गए, उसको इसमें कोई महिला को नहीं है। हर परिवार की एक महिला, हर परिवार की एक महिला, हर परिवार की एक महिला को उसको 10,000 रुपए मिल गए। अब अगर वो कोई स्वरोजगार शुरू करने में कामयाब हो जाती है, तो सरकार फिर इसके बाद वित्तीय मदद को 2 लाख रुपए कर देगी उस महिला के लिए जिसने 10,000 से कोई छोटा स्टार्टअप मान लीजिए शुरू किया, या कुछ भी एक व्यवसाय शुरू कर लिया। फिर वो 2,000 रुपए की वित्तीय मदद की पात्र जो है वो बन जाएगी। और इससे सरकार को ये लग रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए महिलाएं हैं, खास तौर पर उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो एक वो जो आजकल दूसरा कल्चर है कि सीधे हर महिला के खाते में पैसा डालना, वो एक मॉडल वो है। और एक मॉडल ये है जिसमें आप कहते हैं कि भाई हम आपको रोजगार के लिए सबल बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का तरीका है। मुझे लगता है ये एक बहुत गेम चेंजर स्कीम नीतीश कुमार लेकर आए। देखिए, वैसे भी अगर बिहार की आप बात करेंगे तो बिहार में महिला वोटर्स जो है वो हमेशा नीतीश जी के साथ रही है। नीतीश जी ने जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के लिए शराबबंदी से मुक्ति दिलाई, शराबबंदी लेके आया, तब महिलाओं का सम्मान किया। बेटी के लिए उन्होंने जो साइकिल इसकी शुरू बांटने की थी, सिलाई मशीन उन्होंने जो बांटने की शुरुआत की थी, तो महिलाओं के अंदर बहुत लोकप्रिय। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जब एनडीए की जो बैठक ली हुई थी उसमें अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र करा, अमित शाह ने बैठक में, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो मंदिर, महिला और मोदी जी खुद जुड़े हुए, नीतीश जी के साथ भी महिलाएं जुड़ी हुई है। तो मोदी जी और नीतीश जी अगर दोनों साथ में है तो सारी महिलाओं के वोटर एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए। तो आधी आबादी का जो वोट अपने तरफ ट्रांसफर करने की जो कोशिश है, मुझे लग रहा है उसमें ये एक बड़ी भूमिका स्कीम में आपको दम दिखाई देता है। निश्चित रूप से 10,000 रुपए अगर आप एक घर की महिलाओं को दे रहे हैं, और इस बात की आप गारंटी दे रहे हैं कि 10,000 तो आपको पहले मिल ही रहा है इसी महीने में, और अगर आप 3 से 4-5 महीने में कोई बेहतर काम शुरू करते हैं और ऐसा लगता है कि आप काम कर रहा है, इस पूरे इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय कंट्रोल करने वाला है, वो देखने वाला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अगर आप बेहतर करते तो आपको 2 लाख रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। जैसे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए के लिए भी आपसे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, तो 2 लाख आपको दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत गेम चेंजर है। और इसके अलावा 40 से ज्यादा स्कीम, जिसमें 400 रुपए का आपने 1200 रुपए कर दिया, युवाओं को रोजगार के लिए पैसा दिया, जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आपने 2 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी। तो तमाम जो नीतीश कुमार की योजना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में जाने वाली है, मुझे लग रहा है ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। इसका जवाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। हम हर महीने कुछ एक अमाउंट वो तो प्रशांत किशोर को भी बोलना पड़ा कि हम 2,000 रुपए महीना वृद्धाश्रम की पेंशन शुरू करेंगे। और फिर तेजस्वी जी ये तो कहेंगे ही कि हमारी स्कीम फिर चुरा ली। वो हर स्कीम पर ये कह रहे हैं कि हमारी स्कीम कॉपी कर रहे हैं। अब पॉलिटिकली आपको दोनों खेमों की खबर बिहार से मैं देता हूं, क्योंकि अब 1 महीने में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो नीतीश कुमार यानी एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, अब वो अपने साथियों को समेटने में लगे हैं। सबसे पहले तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के घर पर
उनके सभी साथियों की बैठक हुई, जिसमें खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आप कह सकते हैं गया हुआ था। इसमें लेफ्ट के नेताओं को नहीं बुलाया गया था। मुकेश साहनी लेकिन इस वीआईपी पार्टी के वो इस बैठक में थे। अब वहां यह बताया जा रहा है कि मुकेश साहनी जो है और कांग्रेस, इन्होंने जो सीटों की डिमांड रखी है वो आरजेडी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन का खेमा और बड़ा हो गया। अब इसमें 8 पार्टियां हो गई हैं। अब इसमें जो चिराग पासवान जी के चाचा जी हैं, पशुपति पारस जी, उनकी पार्टी भी आ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसके अंदर आ गई। हेमंत सोरेन ने भी, आपको याद होगा, राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत की थी, तो वो भी सीटें मांग रहे हैं। इन दोनों को तो आरजेडी अपने खाते में से सीटें देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड उनकी होगी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो इस बार 90 सीटें मांग रही है। 72 सीटों पर लड़े चुनाव, इस वक्त वो 90 पर आ चुके हैं। और कांग्रेस के लीडर्स खुलेआम इस वक्त ये कह रहे हैं कि महागठबंधन बिहार के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। और जो यात्रा अभी निकली है, इससे एक जबरदस्त क्रेज और जोश युवाओं में खास तौर पर महसूस हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को 90 से कम पर तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, और इस बार सीटें भी उसको कुछ अपनी पसंद की लेनी चाहिए। जो वो कहते थे कि पिछली बार उनको नहीं मिली, कमजोर सीटें मिली, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब था। 70-72 में से 19 सीटें केवल वो जीत पाई थी। मुकेश साहनी ने 2 डिमांड रखी है कि मुझे आप डिप्टी सीएम भी बनाइए अगर जीतते हैं, और मुझे 40 सीटें भी दीजिए। तो ये तेजस्वी यादव जो है, ये उनका इस वक्त टेंशन जो है वो चल रहा है। मुकेश साहनी का बयान है हमारे पास, सुनाता हूं आपको। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है, और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा मुकेश साहनी तो पहले इतना खुश लग रहे हैं जैसे डिप्टी सीएम बन गए हो। शपथ लेने जा रहे हैं। अब इस तरह के जो दल होते हैं वो कुछ ना कुछ शर्त उनकी अपनी रहती है, और डिप्टी सीएम समझते हैं तो फिर वो कहेंगे अच्छा डिप्टी सीएम नहीं बना रहे तो कम से कम 2 कैबिनेट हो, 1 स्टेट हो, ऐसा सब चलता है। कांग्रेस और इन्होंने अभी थोड़ा सा आरजेडी को परेशान कर रखा है। कांग्रेस को, एक तो अभी आपने कहा कि वो राहुल गांधी जी इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ राष्ट्र में वो गठबंधन के बड़े नेता हो सकते हैं। बिहार में तो नेता ही तेजस्वी जी हैं, बड़े छोटे का कोई सवाल ही कहाँ है उसमें। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के नेता अकेले ही तेजस्वी जी है मेरे ख्याल से। और उनके साथ जैसे अभी बैठक होती है तो थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। 72 सीटें पहले मांगी थी, तो उस समय उन्होंने उनका गाड़ी रोक दी थी सरकार बनने से। अब 90 सीटें करके और पक्का करेंगे क्या? तो एक जेन्युइन तरीके से आप उसको एनडीए को देखिए उधर दूसरी तरफ, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ गई है 75 सीटों के बाद भी है। लेकिन वहां सीटों को लेकर इस तरह से मारामारी नहीं हुई कि उसके हिसाब से तो 150 सीटें माननी चाहिए बीजेपी को। लेकिन वो आज भी एनडीए में जेडीयू से 1 सीट कम पर भी तैयार होने को, क्योंकि उनका मकसद है कि सरकार वहां पर बने। 90 सीटें लेने से सरकार बन जाएगी ऐसा तो नहीं है ना। यदि ऐसा होता है तो 90 सीटें मिल जाए कांग्रेस को, वो बात नहीं है। लेकिन एक एक्चुअल क्या होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से हमारा स्टॉक अप हो गया। स्टॉक अप हो गया तो वो 17 सीटें 19 सीटें जो आई थी उसको 25 30 40 50 सीटों में बदलें। नंबर बढ़ने से सीटें थोड़ी जीती जाती हैं, नंबर कम भी हो तो भी आप सीटें बढ़ा सकते हो। आप देख लीजिए ना, एनडीए में दोनों के पास बराबर सीटें थी, बीजेपी को 75 मिली, उनको 44 मिली, तो उससे कोई बड़ा फर्क। 27 में लड़े थे, 1 सीट जीते थे पिछली बार। हाँ, तो इसलिए नंबर मिलने से फर्क नहीं पड़ता, आप कैसी सीटें ले रहे हैं और उन सीटों पर कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भी याद रहे कि मतलब कांग्रेस को कि अब वो यात्रा तो खत्म होगी, उसके बाद भी चुनाव में भी रहना पड़ता है मैदान में। ये ना हो कि अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी दिख नहीं रहे क्योंकि यात्रा के बाद। हाँ, तो वही मैंने कहा कि अब चैप्टर ये खत्म नहीं हो गया है, उस पर थोड़ा सा आगे काम। डेस्टिनेशन भी निकाल के बताया मुझे कि राहुल गांधी कहाँ है, विदेश में है, ऐसा मुझे बताया गया। विदेश में गए हुए राहुल गांधी इस समय थक गए। 15 दिन की जो यात्रा, 17 दिन की उन्होंने यात्रा की, 1300 किलोमीटर की यात्रा की। तो तेजस्वी यादव तो बिहार में ही, मतलब पटना में उन्होंने डांस कर लिया अपने भांजों के साथ। राहुल गांधी विदेश यात्रा चले गए। लेकिन उधर एनडीए में भी सब ठीक नहीं है सर। चिराग पासवान की हम लोग अक्सर बात करते हैं। जिस दिन आपको याद है अभी 4 तारीख को प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने के मामले में बीजेपी और एनडीए के सारे सहयोगी जो हैं बिहार बंद करा रहे थे, उस दिन चिराग पासवान एक रैली कर रहे थे और उनकी रैली में यह कहा जा रहा था कि देखिए आज बिहार बंद के बावजूद कितने लोग आए हैं। मतलब कि जी बिहार बंद की कामयाबी बता रहे थे कि फेलियर बता रहे थे। ये कह रहे थे कि इतने लोग आए हमारी रैली में, आज बिहार बंद है, जबकि और वहां नारे लग रहे थे, सर हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो,
चिराग पासवान जैसा हो। तो ये नारे जो है फिर उनकी मुकेश रैली में लग रहे सैनी थे। पर तो नहीं बोलना सीटों पर वो मुकेश सैनी तो डिप्टी सीएम ही बनना चाहते हैं, वो तो सीएम बन रहे हैं वहां पर। हाँ, मैं सुनाता हूं आपको, अब देखिए उनकी रैली में क्या हुआ था। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। अच्छा, और इनके और प्रशांत किशोर के बीच में कुछ जुगलबंदी चल रही है, नहीं चल रही है, इसको लेकर अटकलें बंद नहीं हो रही और अब वो और बढ़ गई। इन्होंने भी दबाव बना रखा है 40-45 सीटें लड़ने के लिए, लेकिन बहुत छोटे पार्टनर हैं उसके अंदर माने जाते हैं। लोकसभा में स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, 5 सीटें लड़े थे, 5 की 5 जीत गए थे। प्रशांत किशोर ने कहा सर कि अगर 12-12 लोकसभा सीटों पर नीतीश जी की पार्टी और बीजेपी जो है 100-100 सीट लड़ सकती है, तो 5 सीट पर इनको 40 तो मिलनी चाहिए। इनके लिए बैटिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर बैटिंग इनके लिए इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं जितना चिराग पासवान का वो बढ़ाएंगे वेट, उतना ही चुनाव के बाद जो समीकरण बनेंगे उसमें चिराग पासवान के साथ उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं एक बात मुकेश सहनी भी कहना चाहता था। मुकेश सहनी दरअसल बिहार में संजय निषाद हैं। अच्छा, वो समाज भी उसी समाज से भी आते हैं जैसे संजय निषाद जो है कभी भी कुछ भी योगी जी के लिए, बीजेपी के लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते हैं, तो मुकेश सहनी भी उसी स्टाइल में अभी से उन्होंने अपने को स्वयंभू डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। तो वो ये छोटी पार्टी में मजेदार बात भी उसने ये बोलकर रखा कि अगर मोदी जी निषादों को आरक्षण दे देंगे तो मैं उसी दिन इंडिया का हिस्सा बन जाऊंगा। तो ये भी नहीं, प्रस्ताव आरक्षण लेकर तो नहीं शायद उनको शेड्यूल कास्ट में उसमें हाँ, मतलब उसमें अगर दे दिया तो मैं तुरंत शामिल हो जाऊंगा उसके अनुसूचित अंदर। जाति में डाल, यही बात तो संजय निषाद की भी है। लेकिन जो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर वाली बात आप कह रहे थे, देखिए प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के आप पैटर्न को देखिए। न चिराग पासवान प्रशांत किशोर पे अटैक कर रहे हैं और न प्रशांत किशोर चिराग पासवान पे अटैक कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है जी। तो ये क्या बताता है? और जो ये नारा लगा, इससे सबसे ज्यादा चिंतित तो नीतीश कुमार जी को होना चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। नीतीश कुमार जैसा बोलने के बजाय चिराग कहीं पासवान। कोई संभावना दिखती है आपको कि एनडीए से अलग चले जाएंगे? चुनाव के बाद क्या संभावना बनती है? चुनाव से पहले तो नहीं चुनाव है। से पहले कोई संभावना नहीं है। चुनाव से पहले उनको एनडीए में रहकर चुनाव लड़ना, वही उनके लिए चिराग फायदेमंद। पासवान की रैली में तो चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, और किसको बनाएंगे? ऐसा तो नहीं, वैसे बनाए- ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी राजनीति में हाँ, होता है उसमें तो कोई उसकी ऐसा- महत्वाकांक्षा तो ये है ना कि वो मुख्यमंत्री बने, तो इसमें बुरा क्या है? वो भी उनके नहीं, लेकिन बीजेपी की रैली में तो नहीं लगता कि सम्राट चौधरी जैसा सम्राट हो। चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की रैली में नहीं लगता ना। बीजेपी अगर जो है बीजेपी वो अलग पार्टी जो है उसने अलायंस काफी समय से किया हुआ है। आप इसकी चिराग पासवान की बात करें, चिराग नहीं, पासवान राहुल जब आप एक गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग की ये कार्रवाई वोटर लिस्ट को एक नए सिरे से तैयार करने की वो की जाएगी। चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें देश के तमाम राज्यों के और यूटीज के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओज उसमें शामिल होंगे। अगले साल मैं आपको बता दूं 4 बहुत बड़े प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बंगाल और असम पूर्वोत्तर के अंदर, और उसके अलावा तमिलनाडु और केरल दक्षिण में, पुडुचेरी में भी इलेक्शन होने जा रहा है। तो पहले ये जो जानकारियां आ रही थी वो ये कि अगले साल जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, चुनाव आयोग वहां बिहार की तरह एसआईआर करवाएगा। लेकिन अब खबर है कि चुनाव आयोग बिहार में अपनी एसआईआर की कार्रवाई से बड़ा उत्साहित है। उसको लगता है कि यह काम हमने बहुत अच्छे से अंजाम दिया, और दूसरा जो कुछ विवाद होना था एसआईआर पर वो हो गया। और उनके लिहाज से अच्छी बात यह हुई कि एक तरीके से एसआईआर की पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की आप कह सकते हैं मॉनिटर करते हुए हुई, औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन जितना वक्त एसआईआर का एक काम चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल सुनवाई चलती रही। वहां रोज ऑब्जेक्शंस लाए जाते थे, रोज प्रॉब्लम बताई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से पूछता था, पार्टियों से पूछता था, लेकिन एसआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। और उसमें 30 सितंबर को अब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो अब पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। यह उस सवाल का भी जवाब हो सकता है जब ये विपक्ष की कुछ पार्टियों ने कहा था कि केवल बिहार क्यों, पूरे देश में कराओ अगर कराना है तो, और अगले लोकसभा चुनाव से पहले फिर कराना। तो चुनाव आयोग फिलहाल तो पूरे देश में एसआईआर कराने पर दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर 10 तारीख को राहुल जी बड़ी बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए ऐसा भी नहीं हुआ कि एसआईआर में, अगर आप बिहार के एसआईआर में देखें तो ये बात सही है कि ऑब्जेक्शंस आए, उसको इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है। लेकिन मैं शुरू से ही बोलता आया हूं कि इसमें वोट चोरी का कोई जो है वो चीज दिखाई एंगल नहीं था दे। कहीं। बिल्कुल एंगल नहीं है, जो कि जो कांग्रेस है वो उसको भुनाने की कोशिश कर रही है पूरे बिहार में या पूरे देश में।
जो प्रॉब्लम्स हैं वो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, किसी ने कोई गलत चीज़ भर दी, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें नाम किसी के फादर नेम, एड्रेस, ये कुछ गलतियां हुई हैं, ये गलतियां आती हैं, ये अनोमलीज हैं। इन्हें अनोमलीज को इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक ये कर रहा समझ नहीं है आया, और मुझे लेकिन लगता है कि ये सही एक्सरसाइज है जिसे करना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन वो आधार कार्ड का क्या हुआ सर, ये क्लैरिटी है कि नहीं है भाई? एसआईआर में आधार को मानने के लिए यही पहली मांग थी ना अपोजिशन की। अभी नहीं है जो वो है, उनको अभी तक मतलब सीसी साहब का वो देख रहा था, स्टेटमेंट भी आज आया, उसमें उनका कि आधार कार्ड उसमें शामिल नहीं है, जो पहले हैं उसी पर करेंगे और पूरे देश भर में करेंगे। जो भी उनका प्रोसेस होगा, ये 10 सितंबर को बैठक बुलाई है, तो मेरे ख्याल से उसमें एक्सरसाइज को किस तरह से प्लान करना है, एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या जाना है, क्योंकि अब सबसे पहले यही जो 4 राज्य हैं कम से कम उसमें तो शुरू करेंगे और उस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जिस तरह का यहाँ पर आराम से ही हो गया, बस यहाँ पे वोट चोरी का कोई मामला नहीं आया, घुसपैठ चोरी का मामला आया है। नहीं, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट से चोरी हो गई। घुसपैठिए लिस्ट से चोरी हो गए, वो नहीं दिखे। देखिए, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो जो है किसी भी मतलब देश के नागरिक का प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं, प्रमाण पत्र है कौन सा? अंत में मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उन्होंने एक आप नाम जुड़वाने के लेकिन लिए प्रमाण आधार दे पत्र सकते नहीं हैं। माना। राहुल, प्रमाण पत्र है कौन सा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस है प्रमाण पत्र? मैं कह रहा हूं, प्रमाण पत्र टेक्निकलिटी में नहीं नहीं जा माना। रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैं कहा, एक चीज point- जो लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं वो आधार भी दे सकते हैं। मेरी एक पॉइंट, हाँ। अगर आप इलेक्शन में कौन लोग वोट कर सकते हैं? देश के नागरिक ही वोट कर सकता है। अगर आधार जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो नागरिक प्रमाण पत्र नहीं चुनाव है, का काम सर, है, मैं नागरिक सर, है, तय करना definition है। ये का तो सवाल भ्रमण नहीं है। का काम है। अब तो ये है एप्लीकेशन, आप मेरी एप्लीकेशन में आधार मानोगे कि नहीं मानोगे? बाकी नहीं, देखिए राहुल ये बताओ कि ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का प्रमाण पत्र है? वो तो कोई भी नहीं है नागरिकता का प्रमाण पत्र, राशन सिर्फ कार्ड भी नहीं है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र है बस। और पासपोर्ट देश में कितने लोगों के पास है? नहीं, वो ठीक ठीक है बात सर। है, लेकिन प्रमाण ये लेकिन अभी ये ग्रे एरिया है, residence का आधार वाला प्रमाण पत्र ग्रे और एरिया भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या है बताइए? सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा भी सर, घर है, ये मेरा 10 लाइसेंस कार्ड भी नहीं है, है। इस बहुत पर सारी चीजें हैं। उत्तर बहुत प्रदेश सारी में चीजें हैं। नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। करनी है सर, 10 तारीख को भी तो सर बहस उत्तर प्रदेश भी शामिल किया इसमें। नहीं, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश में पहले शुरू करा। राज्य का नागरिक। अच्छा ठीक है, अब तो खैर पूरे देश में हाँ, हो रहा है, ऐसा उसकी नहीं है कि कोई नहीं, राज्य का हो सकता निवासी है, सर नागरिक सर आगे बढ़ते हुए मैं आपको कह रहा था कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में ही अपनी बात मिलाई थी। हालांकि उन्होंने वोट चोरी जैसा उस तरीके से बिल्कुल अतिरेक जाकर के बात नहीं की, लेकिन एसआईआर में लोग परेशान हो रहे हैं, एसआईआर में आधार होना चाहिए, ये सब उनके भी एजेंडे थे। खैर अब ये तो बीती बात हो गई, अब एसआईआर से आगे की बात हो रही है। तो अब प्रशांत किशोर जो हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि एक बात तो ये तय है, नीतीश कुमार किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर वो नहीं बन पाएंगे। मतलब चाहे एनडीए जीत जाए, चाहे महागठबंधन जीत जाए, इस बार वो चाहे पाला बदलने की कोशिश करें या उसी पाले में रहकर के उनके अपने गठबंधन को जीत दिला लें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें, जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। अब ये वो अब नेता बन गए तो वो ऐसा कहेंगे, लेकिन क्या बिहार में ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं इस वक्त? सर अभी तो हम बात कर रहे थे, क्या महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की है उन्होंने? भाई जो पैसे 10,000 रुपए जिस महिला खाते में जाएंगे तो ये तो मानेगी नीतीश जी ने भिजवाए हैं। बिहार में तो या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को इसका लेवरेज तो मिलता ही है। लाडली बहना योजना में शिवराज सिंह को मिला, लड़की बहना योजना में एकनाथ शिंदे को मिला, मैया योजना में हेमंत सोरेन को मिला, तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलेगा उसका लाभ? अच्छा, पीके ये नहीं बताते कि मुझे क्या मिलेगा? पीके के पास दरअसल घोषणा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन देने की स्थिति में तो अभी सिर्फ नीतीश कुमार है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे इनको चुनाव के बाद क्या हासिल होगा इस पर नहीं बोलते। ये इतनी सीटें आएंगी, मैं 50 सीट जीतूंगा, मैं 20 सीट जीतूंगा, ऐसा कोई दावा नहीं या करते। तो फर्श पे रहूंगा या अर्श पे रहूंगा, बस वो एक कहते पता हैं। बहुत पहले एक बार ये डायलॉग दिया था इन्होंने, क्योंकि चुनाव में जा रहे हैं, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपने एक संगठन खड़ा किया है और ग्रास रूट से खड़ा किया है, गांव-गांव जाकर के पदयात्रा वैसे की है इन्होंने 2 साल। पीके भले सार्वजनिक रूप से न बोलते हो, लेकिन उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि शायद वो बड़े प्लेयर के रूप में उभरेंगे और सरकार बनाने की स्थिति में किसी न किसी रूप में होंगे। ये उनके अंदर आत्मविश्वास है। जब उनसे आप बातचीत करो पर्सनल लेवल पे, इंटरनल कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस वो शो करते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात। पीके साहब के चांसेस पर पीके साहब तो बोल रहे हैं ना कि भाई नीतीश कुमार जी को नहीं बनने देंगे, तो और अभी तो नीतीश कुमार जी ने आज ही वो वोटर इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू की है।
ये वोटर इन्वेस्टमेंट के लिए किया ना, कहाँ वोटर गया? इन्वेस्टमेंट स्कीम, 10,000 रुपए का महिला योजना, महिला रोजगार योजना को महिला रोजगार वोटर इन्वेस्टमेंट स्कीम। हाँ वही है, लेकिन मैं फिर भी उसको इसलिए अच्छी समझता हूँ कि जो 2,000 रुपए 1,000 रुपए हाँ, जो महीने बांटने दे रहे वाला हैं, था। उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट पर यदि इसको मैं 10% भी मान लूँ बहुत बड़ा तो भी बहुत बड़ा होगा, वो उस तरह से अच्छा है। और प्रशांत जी को अभी नहीं पता, प्रधान जी का आप पूछ रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा, अभी तो ये उनको नहीं पता कि वो किसके साथ है। ये मुझे तो अभी तय नहीं पता कि किसके साथ है वो। चलिए बहुत अच्छा निर्णय है। विजय जी 2,500 रुपए देने की पे कुछ नहीं बोल रहे हो, किसको? दूसरों ने एक 2,500 मैंने बार बोल दिया ना, उस पर इनकी वो- बात कर ले, वो हाँ। इन्होंने यही कहा नहीं, आपने कहा इनको लगता है कि मैं एक बड़ा प्लेयर बनूंगा। हाँ, उनको लगता है। बिहार के अंदर इतनी players पार्टियां हैं। हैं, इतने प्लेयर हैं कि वहां पर अगर इनको कुछ अच्छा मिल जाएगा तो हो सकता है इनको एक साइड चूज करनी पड़े, नहीं तो सरकार ही ना बने। ऐसा भी तो हो सकता ऐसा है। हो सकता ये है, गलती नहीं लेकिन इसकी संभावना मुझे आज भी नहीं लगती है कि वो आज भी मुझे, मतलब यदि आप अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कैंपेन को और क्या नाम है इनका, पीके साहब के कैंपेन को एक जैसे समझ रहे हैं तो भले ही एक जैसा हो, लेकिन वोटर का जो चॉइस है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, दिल्ली की और वहाँ की। दिल्ली में उस तरह से वोट नहीं हो रहा था, वहाँ पर वो करप्शन का जो कैंपेन था उस पर लोग खड़े हो गए थे। यहाँ पर बिहार में जाति जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी, और जाति के समझ से मैं नहीं समझता कि प्रशांत जी के पास आज भी कोई एक बड़ा वोट बैंक है। वो भले ही कुछ तो लेंगे, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, प्रशांत जी का कहना ये है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और देखिए सब में कॉन्फिडेंस, अभी तो डिप्टी सीएम से मिले थे आप, तो सैनी जी से, तो हर एक के पास अपना कॉन्फिडेंस नहीं, प्रशांत जी का कहना ये है, चूंकि जाति को लेकर के बहुत ज्यादा बिहार में वो हो गया है, तो इस बार जातियों के बैरियर टूटेंगे, और चूंकि वो किसी पावरफुल जाति से नहीं है, जो जातियां इसमें प्रभावशाली हैं, इसलिए मैं न्यूट्रल हूं। इसलिए तमाम जातियों का समर्थन उनको मिलेगा। सर एक कमेंट फिर जरा यूपी की बात करेंगे, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये उनका अपना कैलकुलेशन है। मुझे लगता है सिर्फ बिहार अकेला ऐसा राज्य नहीं कि जहां जाति पे चुनाव होते हैं। सारे राज्य के चुनाव अगर आप देखोगे तो जाति बेस ही होते हैं, चाहे गुजरात का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का, सब जगह जातियां बटी हुई और अपने तरह से वोटिंग करती है। प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि अगर वो किंग मेकर बनने की स्थिति में आएंगे तब भी वो किसी सरकार के साथ नहीं जाने वाले। उनका बहुत क्लियर फोकस है कि उन्हें अपनी जमीन मजबूत करना है। वो जानते हैं कि भाई 15 साल लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है, 20 साल से नीतीश कुमार को देखा, और अब जनता उनके पास आती है तो वो अगले लंबे राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की राजनीति की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मेरे 25 से 30 विधायक आ गए, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं या कुछ दिनों के लिए मंत्री बन जाऊं, बाद में मिड टर्म इलेक्शन में फिर चला जाऊं। वो इंतजार करेंगे, वो कहेंगे कि भले ही यहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, लगने दीजिए, फिर चुनाव होंगे, मैं फिर चुनाव में जाऊंगा। जब तक उनका पूर्ण बहुमत की सरकार या वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में या जनसराज का मुख्यमंत्री बनने की स्थिति नहीं आएगी, वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। कह दिया उन्होंने, बहुत स्पष्ट बोला है। अब यूपी की बात करते हैं। 2025 में बिहार, 26 में बंगाल, फिर 27 में यूपी में इलेक्शन होगा। अगले 3 साल देश की सियासत की दिशा तय करेंगे आने वाले वर्षों के लिए। सबकी नजर योगी हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं इस पर होगी। क्या अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे इस सवाल पर होगी। लेकिन अखिलेश जी के सामने यह सवाल पूछ ही लिया गया कि क्या लग रहा है आपको 27 में क्या होगा, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। अखिलेश जी ने कहा हमारा सर्वे हो गया है। तो रिपोर्टर ने पूछा सर्वे में क्या निकला। उन्होंने कहा आपके मन में क्या है, जो आपके मन में है वही निकला। योगी जी जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। सुनिए। हमारा सर्वे हो चुका है, हमारा सर्वे। जो आपके दिल कह रहा है ना, वही सर्वे है हमारा। दिल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ देखिए आप। नहीं, सर्वे क्या बताना। देखिए अभी तो आप 24 में चुनाव हुआ मान लो, वो सब रिकॉर्ड आपके सामने, डेटा सामने है। अब आपको और लोगों को मनाना है, लोगों को और जोड़ना है, सही टिकट देनी है, पीडीए का नारा है, इसमें क्या छिपाना। और सब जान गए, ये जितने लोग बैठे हैं, आप में जितने लोग बैठे, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करेगी, फिर बर्बाद करेगी। कुछ भी कहिए, अखिलेश यादव की हाजिर जवाबी कमाल की होती है। इनका विट जो है, ह्यूमर जो है, बड़ा जबरदस्त होता है। अब उन्होंने क्या कहा, हमारे सर्वे में तो हमारे। अच्छा, उनके पास ये कहने के लिए एक बेस है कि उन्होंने कहा अभी 24 में तो आपने देखा हम सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बन गए, बीजेपी के सारे दावे हवाई साबित हो गए, अब क्या करना है।
टिकट बांटो बढ़िया से, अच्छे उम्मीदवार चूज करो, पीडीए का नारा लगाओ और सत्ता में आ जाओ। ये उनका गणित है, उनका कैलकुलेशन है। इन्होंने एक और मजेदार बात कही थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपको किसान जब भी ये सीजन होता है तो हमारे देश में फर्टिलाइजर की कहीं ना कहीं कमी होती है, किसान परेशान होते हैं लाइन लगा करके खाद लेने के लिए। तो इन्होंने कहा जो डीएपी की खाद होती है, इन्होंने कहा वो डीएपी की खाद किसानों को इसीलिए नहीं दे रही सरकार क्योंकि उसमें भी पीडीए है, डीएपी पीडीए, इसीलिए वो खाद जो है किसानों को नहीं मिल रही, इसलिए ये सरकार जो है परेशान कर रही है। ये खैर ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने भी ये बात कही थी, लेकिन जितना सरल बता दिया इन्होंने यूपी का चुनाव, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा है तो नहीं, लेकिन अखिलेश जी चूंकि सबसे बड़े कंटेंडर हैं वो, और अगर वो इस कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से नहीं बोलेंगे तो उनका वोटर, उनका सपोर्टर, उनका कार्यकर्ता जो है उसके अंदर हौसला कैसे आएगा। और एक बात उन्होंने और कही जो आपने शायद छोड़ दी, उन्होंने कहा कि और लोगों को जोड़ना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उस और लोगों में कौन है? क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग भी हैं, वो जो उन पे जो बोले वो अलग से सुनाऊंगा, जिनको जोड़ना है, या उनकी बिरादरी के लोगों को जोड़ना है। तो अखिलेश जी ने एक काम और किया, नहीं मायावती जी को तो नहीं जोड़ेंगे, वहां तो झगड़ा दूसरा है, वो मुख्यमंत्री कुर्सी का। अखिलेश जी ने एक काम ये किया है कि जो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या ये और क्या नाम, अनुप्रिया पटेल, ये जो पार्टियां हैं इनकी जो बिरादरी के जिला और मंडल स्तर के जो नेता हैं, जो लो प्रोफाइल हैं, उनको उन्होंने जोड़ लिया है अपने साथ और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो वोटों के ये होलसेल डीलर मतलब ठेकेदार हैं, इनकी बजाय हम जो रिटेल वाले हैं उनके पास जा रहे हैं, जिनके पास अपने अपने जिलों में अपने उसी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले, हाँ, दूसरे लोग और लोग, जैसे लोकसभा में किया उन्होंने। भाई ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले सुखदेव राजभर को ले आए वो अपना अवध क्षेत्र में, ऐसे ही और भी लोगों को, लालजी पटेल, मतलब कुल मिलाकर के वो इस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर, अखिलेश जी का आज कॉन्फिडेंस की बात हो रही है सबके, मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है सबका, तो इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। अखिलेश जी एक तो विट बहुत है उसमें कि वो उस तरह से गुस्सा नहीं होते और अच्छे से जवाब देते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने खुद ने कह दिया कि भाई 2024 के चुनाव में जो हुआ, लेकिन 2024 के बाद तो बाई इलेक्शंस हुए थे तुरंत बाद, 10 के 10 आ रहे, तो वो याद है उनको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इलेक्शन बहुत दमदार इलेक्शन है, लेकिन योगी जी के लिए भी बड़ी चुनौती है, अखिलेश जी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो अब तीसरी बार तक भी यदि नहीं आ पाते सरकार में तो उनके लिए भी मुश्किल होगी कि किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन क्या वो लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे यहाँ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन हुआ है, समाजवादी पार्टी यदि कोई उस तरह का बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बनाती है तो उनके लिए उस पूरे वोट बैंक को बढ़ाना थोड़ा सा यहाँ तो ये और कांग्रेस ही हैं, हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, नहीं लेकिन अभी है नहीं ना उस तरह से, मतलब आप हाँ, मतलब घोषित तौर पर विधानसभा के लिए नहीं है, तो अब वो घोषित तौर पर यदि उनके साथ आ जाए, और जैसे तेजस्वी ने किया, मैं कह रहा हूँ केवल घोषित तौर पर तो 2017 में भी आ गए थे, लेकिन वो लड़ाई को एक पूरे यूनिटी के साथ या मजबूती के साथ दोनों लोग लड़ें। जब वो समीर जी बताएंगे कहाँ राहुल गांधी जी आ जाएं तो उसके बाद इस पर चर्चा करें। सर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव की बहुत गंभीर चर्चा चल रही है आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ। जयंत चौधरी को फिर चुनाव के पहले लेकर आना चाह रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, और अखिलेश यादव के परिवार के एक बड़े नेता है, वो जयंत चौधरी के साथ संपर्क में है और बातचीत चल रही है उनकी, और जयंत चौधरी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। जयंत चौधरी बढ़िया केंद्र सरकार में बैठे नहीं, अभी केंद्र में, लेकिन उनका फोकस तो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कैसा सीटों का होगा, जो पूरा माहौल बन रहा है, जो भी होगा जयंत चौधरी जिस तरीके से अभी स्थिति है, मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले वो पाला पलट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या सीटें देती है उत्तर प्रदेश में, कैसे उनको साथ में लेके चलती है, ये देखने वाली बात होगी। जयंत चौधरी बिल्कुल बातचीत चल रही है, चिराग पासवान बिहार में चल रही है, बातचीत चल रही है सर, बातचीत चल रही है, इनके परिवार के लोग उनके संपर्क में हैं, और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी की बात निकली तो सर मैं वो सहयोगी वाला बयान भी सुना, 10 सेकंड में आ जाऊंगा, क्योंकि आप सबने अब सहयोगी जोड़ने की बात कही, तो इनसे सवाल पूछा गया कि आपको ये निषाद जी जो हैं, संजय निषाद पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर, इन पर आपको क्या कहना है? एक बड़ा हंगामा चल रहा है यूपी के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। बाराबंकी में एबीवीपी के, बीजेपी के छात्र विंग जो है, उसके स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी को लेकर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां काफी हंगामा हो गया, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने, इन्होंने इनको गुंडा कह दिया, ये तो गुंडे हैं, और उसके बाद वो पहुंच गए इनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस ने वहां चलाई खूब लाठी, और यूपी में योगी सरकार में एबीवीपी के छात्र पिटे, मामला बहुत बड़ा बन गया। उसके बाद योगी सरकार ने एक्शन भी लिया, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड वगैरह भी किया उनको शांत कराने के लिए, छात्र विंग को, लेकिन ये मामला बड़ा बन गया। समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग ने भी प्रोटेस्ट किया जाकर के कि ये छात्रों पर अन्याय हो रहा है, तो इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा, तो उनका जवाब जो था वो भी बात करने लायक है।
उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के बारे में कुछ इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरी टिप्पणी को आधार बनाकर अभी जिस दल के साथ हैं उसको ब्लैकमेल करेंगे, अपने नंबर बढ़वा लेंगे। मतलब व्यापार, मेरी बात का जाकर के व्यापार करेंगे बीजेपी के साथ, और मैं इनको बड़ा बनाना नहीं चाहता। उसके विरोध में राजभर जी के आवास पर भी सब पहुंच गए, वहां धरना प्रदर्शन और पूरा पूछा गया है, वो तो सहयोगी नहीं क्या क्या हुआ, अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दो तो मैं जवाब दूं। अगले दिन राजभर जी वाले कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये नहीं देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल लेंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, लाभ पहुंचा देगी, कहो उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए, हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। अच्छा, ये राजभर जी के साथ काम किए हुए, मतलब पिछला इलेक्शन दोनों मिलके ही लड़े थे। उस वक्त राजभर जी को बाद में वो इसलिए भी नहीं बोल रहे कि भाई किसी दिन राजभर जी फिर इधर लाना पड़े। हाँ नहीं, लेकिन खुल के कह सकते थे आत्मसम्मान बचाए तो इधर आ जाइए, हमारे कहा साथ ना फिर आ उन्होंने कि जाइए। आत्मसम्मान के लिए बोल तो दिया कि आत्मसम्मान है तो फिर देख लें। यूपी में कुछ रीअलाइनमेंट देखिए, कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जो हैं वो यादव मुस्लिम प्लस 1-2, अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरह का कोई जातीय समीकरण और इस तरह का कोई जो समीकरण बनता है लोगों का, तो नेचुरली अखिलेश यादव की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से मायावती ने भी कोशिश की थी जो सफल नहीं हुई, वो भी ऐसे ही चाह रही थी कि दलित प्लस बाकी लोग। आप कह रहे हैं इनकी और आरजेडी की प्रॉब्लम एक ही है, मुस्लिम यादव प्लस समथिंग चाहिए, वो समथिंग नहीं आ रहा है, वही प्लस समथिंग। इसीलिए जो बाकी लोग भी बोल रहे थे कि राजभर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, बाकी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, वो इसीलिए यही कैलकुलेशन है जिसको लेकर वो चल रहे हैं। एक बार मैं आपको योगी जी की भी बात सुनवा देता हूं। अखिलेश यादव यूपी में वापसी करने की बात कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने आज नए यूपी की बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, बीमारू राज्य था, पिछली सरकारों ने सिर्फ माफिये दिए, गुंडे दिए और यूपी की इकोनॉमी को 7वें 8वें नंबर पर पहुंचा दिया। पहले यूपी में दंगे होते थे, त्योहारों में दहशत होती थी। आज यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और प्रदेश में सुख शांति के साथ विकास है। से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। अच्छा, आज सब सेंटिमेंट की बात है, जैसा सर ने कहा था शुरुआत में प्रोग्राम में कि आप क्या माहौल बनाने की कोशिश कर पा रहे हैं और उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। तो योगी जी शुरुआत कर रहे हैं अपनी बात की 2017 से, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तब से मैंने प्रदेश को कितना बदल दिया। अखिलेश जी भी उसी सेंटिमेंट को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत होती है 2024 से कि 2024 में जो कुछ इन्होंने बीजेपी ने किया था वो सब कुछ हमने धो दिया है। अब यूपी क्लीन स्लेट है और अब जो चुनाव होगा अगला, उसमें पिछले आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। सर नहीं, देखिए जो सत्ता में होता है ना, जो भी, वो हमेशा विकास की बात और अपनी सरकार की योजनाओं की बात और एक नई तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। देखिए 17 से हमने 24 तक 25 तक उत्तर प्रदेश को हम यहाँ ले आए हैं और अभी आगे का, जैसे मोदी जी 2047 की बात करते हैं, वो मतलब आगे 20 साल बाद भारत कैसा होगा और उस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक सपना दिखाने की बात होती है। तो सत्ताधारी जो होता है वो हमेशा सपना दिखाता है और चूंकि उसके पास डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ होता है, सरकार के पास भाई बहुत सारी योजनाएं होती हैं, अब नीतीश कुमार जी डिलीवर किए जा रहे हैं, तो लेकिन जो विपक्ष में होता है वो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी को जनरेट करता है। तो अखिलेश जी उस कोशिश में हैं कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के खिलाफ हम बना सकें बनाएं। योगी जी उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त।
तो ये सारी लेकिन इन साथियों की जिनकी हम लोग पहले बात कर रहे थे, छोटी पार्टियां जो यूपी के हैं, जो अभी बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी को भी उतनी जरूरत है ना सर इनकी, जितनी अखिलेश यादव को है। बीजेपी को उतनी ही जरूरत है। वो तो लेकिन अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। उनको नजर में है, और वो भी वही है कि वो एक दबाव बनाने के लिए, जो अखिलेश जी करेंगे भाई दबाव बनाएंगे, तो वो यहाँ आयोजन कर लिया तो कहेंगे भी देखो हम सब लोग एक साथ हैं, ये सब एक साथ जा भी सकते हैं, एक ही बस में बैठे हुए हैं। तो वो बस कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये आपको तय करना है। तो उसके लिए थोड़ा एक दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो लोग चुनाव से पहले कहीं जाने की अभी संभावना नहीं, क्योंकि सरकार में बैठे रहेंगे। चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण इशू नहीं है विचारधारा। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना सर, छोटे में बोलिएगा प्लीज, ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरा कहना है कि भाई 2022 में अगर अखिलेश यादव 2017 की तुलना में 47 सीटों से 111 सीटों पर चले जाते हैं और बीजेपी 312 से 255 पे आ जाती है, तो ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना। और 37 सीटें लोकसभा में अगर जीत रहे हैं तो चुनौती तो है, ऐसा नहीं है कि भाई कहने के लिए उनके बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस की समन्वय बैठक का आज अंतिम दिन है। जोधपुर में ये 3 दिन की बैठक चली थी। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी शनिवार को शामिल हुए थे। 3 दिन की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी बात हुई। थोड़ी देर पहले आरएसएस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें तमाम बातों की जानकारियां दी गई। इसमें संघ ने बंगाल के हालात को लेकर चिंता जाहिर की है। लव जिहाद, आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण, इन मुद्दों को भी उठाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ इस बैठक का समापन होगा। बंगाल के बारे में भी विशेषकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है, और वहां कर विशेषकर घुसपैठी जो प्रादुर्भाव वहां पर हो रहा है लगातार। बांग्लादेश की परिस्थिति जब से बदल गई है वर्तमान की घटनाओं के बाद, और उसके बाद उसका एक प्रभाव वहां पर भी आया है। वहां बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहां रहते हैं बंगाल में, और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं, और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहां पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहां पर आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। समाज के ऐसे सभी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, अलग अलग जितने भी संगठन है वो भी काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। तो इन सब बातों पर लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार चिंताएं बताई है, और उनके प्रयास जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आग्रह भी उन्होंने रखे हैं। संघ बंगाल की बात कर रहा है, बंगाल में हिंदुओं को खतरे में बता रहा है। और अगर पॉलिटिकली देखें तो अगले वर्ष होने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव बंगाल का ही चुनाव है, जहां अब वो प्रमुख विपक्षी दल है और उसको लगता है कि एक छलांग और बंगाल में भी वो सत्ता में आ सकता है। लेकिन मुद्दा जो वहां भाजपा बनाती है और जो संघ कह रही है वो एक ही है। और आपको कुछ महीनों पहले मुर्शिदाबाद की घटनाएं आपको याद ही होंगी। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ के आंदोलन के नाम पर वहां पर हिंदुओं की हत्या भी हुई थी, घर भी जलाए गए थे, पूरा एक तरफा वायलेंस बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर होती दिखाई गई थी। उस वक्त इसको मुद्दा बनाया गया था, लेकिन संघ के लिए अभी भी ये मुद्दा है। समीर जी, बंगाल बिल्कुल निश्चित रूप से जो 3 दिन की जो बैठक हुई थी, बेसिकली ये संघ समन्वय समिति की बैठक थी। संघ के जो अनुशासिक संगठन है, 32 से ज़्यादा संघ के अनुशासिक संगठन है, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। उसके अलावा कई समविचारी संगठन जो संघ के नहीं लेकिन संघ की तरह काम करते, उनके पदाधिकारी को भी बुलाया गया था, संघ उनके साथ काम करता। तो निश्चित सारे संघ के जो समन्वय समिति में जो बैठक में पदाधिकारी आए थे अनुशासिक संगठन के, वो अपनी बात रखते हैं। अब बंगाल को लेकर वहां पर जो काम कर रही होगी संस्था है, वनवासी कल्याण आश्रम है या दूसरे संस्थाएं, उन्होंने कहा हुआ कि भाई घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। संघ के वहां से जो पदाधिकारी है उन्होंने भी कहा हुआ कि भाई घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। वहां पर धर्मांतरण का उन्होंने वहां जिक्र किया होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात जब आई होगी और बड़े स्तर पर इसका चर्चा हुई होगी, और मुझे लग रहा है ये सिर्फ बंगाल को लेकर ही मुद्दा है कि बिहार में भी इस बात को लेकर जो बिहार से आए होंगे उन्होंने भी बिहार का जिक्र किया होगा। आसाम के पदाधिकारी ने एसआईआर का समर्थन किया, निश्चित रूप से तो एसआईआर का समर्थन किया पूरे देश में। बिल्कुल, और संघ इस बात से चिंतित है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठी बंगाल में घुस रहे, ममता बनर्जी सरकार का जिस तरीके से उन्हें समर्थन है, जिस तरीके से उनका आधार कार्ड राशन कार्ड बन रहा है, उन्हें बंगाल का नागरिक बताया जा रहा है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से घुसपैठियों को बांग्लादेशी बताकर उनका समर्थन कर रही है, उसमें संघ ने चिंता जारी की है। और संघ लगातार कह रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, संघ के लिए बंगाल चिंता और चुनौती है, या उनको लगता है कि यहां हिंदुत्व का झंडा फहराया जा सकता है? देखिए, संघ के लिए सिर्फ बंगाल नहीं है, संघ के लिए तो पूरे भारत के लिए सब चुनौती है। जहां से घुसपैठी आते हैं, फिर वो आसाम हो चाहे बंगाल हो, झारखंड में भी संघ को चिंता है। संघ तो पूरे देश के सभी राज्यों के, पूरे देश की चिंता करता है, सिर्फ एक राज्य की नहीं करता। लेकिन
बंगाल बड़ी समस्या है इसलिए कि ममता बनर्जी वहां लंबे समय से सत्ता में है और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राज्य में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया बंगाल से, और बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है, इसलिए बांग्लादेश संघ की खास फोकस में है। और अभी जब दिल्ली में संघ प्रमुख थे, 2 दिन उन्होंने यहाँ व्याख्यान जब किया, तब भी उन्होंने डेमोग्राफी पर बात की थी और कहा था कि ये जनसंख्या संतुलन बहुत जरूरी है और डेमोग्राफी किस नियत से बदल रही है ये समझना भी बड़ा जरूरी है। और आप वो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत पर चिंता बता रहे हैं। डेमोग्राफी पर उन्होंने बहुत खुले तौर पर साफ साफ बात की थी और इसके साथ बांग्लादेशियों को लेकर उन्होंने एक और बात की, वो बहुत विस्तार से व्याख्यान वाला थी। तो उसमें मुसलमानों को लेकर बात हो रही थी, तो संघ प्रमुख से पूछा गया कि भाई आप तो मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक कहते हैं, फिर बांग्लादेशियों की बात क्यों करते हैं? तो उनका कि ज्योग्राफिकल जो लिमिट्स है वो एक अलग इशू है, वो मुसलमान हिंदू का मसला नहीं है, ज्योग्राफिकल इशू है ये। बांग्लादेशी जो आ रहे हैं घुसपैठिए, तो उस पर काम करना चाहिए और डेमोग्राफी को लेकर वो चिंता लगातार संघ हमेशा से ही करता रहा। धर्मांतरण का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि संघ प्रमुख ने कहा कि धर्मांतरण अब उसको छोड़िए, धर्म पर परिवर्तन पर बात नहीं कीजिए, लेकिन अभी बांग्लादेश में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बांग्लादेश में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो वहाँ पर तो घुसपैठियों का मुद्दा हो गई। वैसे भी मैं कहता हूँ कि वो टूरिस्ट हैं घुसपैठी हमारे देश में, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहीं चले जाते हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। देखिए क्या पश्चिम बंगाल में, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठी दोनों जो है ना कंट्रास्ट पर है। ममता जी के लिए बांग्लादेशी भी बांग्ला भाषी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बांग्ला भाषी भी बांग्लादेशी हैं। नहीं तो अब ये इसको यूं कहिए, ये बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को इस तरह से, हाँ मतलब ये गलत आरोप के बांग्लाभाषी घुसपैठी नहीं है सर। ये टीएमसी के लिए बीजेपी ऐसा टीएमसी के लिए ये कहना, बीजेपी के लिए ये कहना, इस तरह की बात है। तब उसमें क्या इशू कहां पर इलेक्शन में जाकर बड़ा हो सकता है, ये बात है। बंगाल में समस्या इसलिए भी घुसपैठियों की ज्यादा है, ये वहां बंगाल में ये ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया हुआ है। वहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है घुसपैठ कराई जाती है और उसके लिए बकायदा पैसे तय कर दिए गए हैं। जो लोग जो करवाते हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने अपना फीस तय कर ली हुई है, ये सारा कुछ। तो इसके खिलाफ कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट क्यों नहीं होता? वही सिंपल सी बात है, कोई घुसपैठिया जब यहाँ आ जाता है बांग्लादेश से, तो वो अपने सारे जो पेपर्स हैं उनको बदल देता है, या तो जला देता है या यहाँ के पेपर जो हैं जैसे आधार कार्ड है या बाकी सब जो है, यहाँ तक के मैंने ये भी देखा वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज तो यहाँ आता है तब होता है ना, ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। राहुल जी मैं ये पूछ रहा हूँ, ममता बनर्जी का वोट बैंक मुस्लिम वोटर है, बांग्लादेशी वोटर नहीं। मतलब मैं एक आइडियल सेंस में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी को ये चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये घुसपैठिए आ रहे हैं, मेरे बॉर्डर से आ रहे हैं बांग्लादेश से। भाई वो ठीक है, वो वोटर अलग हो गया, लेकिन घुसपैठिया तो देश का ऐसा नहीं है ना कि बांग्लादेश से कोई हिंदू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वहां से मुस्लिम भी बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा घुसपैठिए जो हैं वो मुस्लिम इलाकों में आके वहां बसते हैं, तो वो वोटर जो है वो अगर ममता बनर्जी उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन देती हैं, वो सरकार अगर प्रोटेक्शन देती है, तो नेचुरली वो उसको वोट करते हैं। तो नेचुरल ये राजनीति और जो घुसपैठ है ये मिक्स हो गई हुई है। तो हम उम्मीद छोड़ दें कि ममता बनर्जी जब तक सत्ता में तो वो घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई अगर उनकी राजनीति जिस तरह से दिखाई देता है, उनकी राजनीति उस पर फोकस्ड है, तो नेचुरली जब तक ममता बनर्जी हैं ये घुसपैठ जो है जारी रहेगी। सर इस पर आप कहिएगा, इससे एक खबर को ऐड कर देता हूं, चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। पूरे देश में आपने देखा राहुल गांधी ने और उनके साथ सारे विपक्ष के नेता जुड़ गए, तेजस्वी यादव बिहार में, अखिलेश यादव यूपी में, हेमंत सोरेन, सबने कहा वोट चोरी वोट चोरी। अब अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। खुद राहुल गांधी इस वोट चोरी के आरोप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस सब के बीच कर्नाटक में एक अलग चीज हो रही है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है उसने ये फैसला लिया है, या यूं कहिए कि एक नया प्रयोग जो पुरानी व्यवस्था में जा रहा है। कर्नाटक में आने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव अब ईवीएम से नहीं होंगे, वो बैलेट पेपर से होंगे। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है और इसकी सिफारिश राज्य चुनाव आयोग से सरकार ने कर दी है। उन्होंने कहा इसके लिए कुछ नियम बदले जाएंगे, वो हम बदलेंगे, सारी तैयारी हम करेंगे। अंतिम फैसला हालांकि चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन सरकार वहां की ये कह रही है कि अब लोगों का विश्वास ईवीएम में नहीं रह गया है, लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए अब कम से कम ये लोकल बॉडी इलेक्शन जो है ये दोबारा से जैसे पहले हुआ करता था गुजरे जमाने में, मत पेटियों से आपको बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर आपको टप्पा लगाना पड़ेगा, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, सही डब्बे में डालना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया करने का वक्त दोबारा आ गया है। तो पहले वोट चोरी है, क्योंकि वोट चोरी के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई, मतलब गड़बड़ी ईवीएम में नहीं थी, गड़बड़ी वोटर लिस्ट में थी। तो अब वोटर लिस्ट तो है ही, अब वो कह रहे हैं कि हमको ईवीएम भी नहीं चाहिए। सर देखिए, ये चूंकि एक तरह से ये जो ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, ये उसका एक्सटेंशन है उस आरोप का
कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठाती रही है, वोट चोरी का भी आरोप लगा रही है। तो उन्होंने एक पहल की कि भाई हम अपना जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव वो बैलेट पेपर से कराएंगे। तो और बैलेट पेपर से कराने के बाद अब चुनाव आयोग मानता है कि नहीं मानता, चूंकि फैसला चुनाव आयोग को लेना है, चुनाव आयोग के सामने एक दुविधा ये हो जाएगी नहीं, चुनाव आयोग तो राज्य चुनाव आयोग को फैसला करना है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला नहीं करना। नहीं, फैसला करना है चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग की भी संस्तुति लेगा ना वो। तो केंद्र अगर चुनाव आयोग इसको नहीं मानता है तो कांग्रेस को मौका मिलेगा कि देखिए हम तो बैलेट से कराना चाहते हैं और ये गड़बड़ी की आप वजह इसको से एक रेट्रोग्रेड स्टेप मानते हैं, मतलब ये पीछे जाने वाला कदम है आगे की बजाय। नहीं रेट्रोगेट आप कह सकते हैं पीछे जाने वाला है, लेकिन जब अगर वहाँ बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में तो पीछे जा रहे हैं ना। विनोद जी आपने एक बार बात क्या बैलेट पेपर आपको लगता है बैलेट पेपर से कम धांधली होती है? भाई धांधली तो बैलेट पेपर में भी होती थी, धांधली इसमें के आरोप इसमें भी लगते हैं, इसमें भी होती है जहाँ होती होगी। सवाल वो नहीं है, सवाल भरोसे का और अवधारणा का है, परसेप्शन का है कि अब अगर परसेप्शन ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है उसको हम चेक नहीं कर सकते, वो डिजिटल है मशीन है, कौन सी मशीन नहीं बदली जा सकती, कौन सी मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती, कहा जाता है ना। आपके लिए ये कोई मतलब कोई इसमें कोई खराब बात या विवाद करने वाली बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो हो कोई बात नहीं। खराब बात क्या है, अगर जनता वहां तैयार है और लोग कर रहे हैं तो करने दो। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो रिजल्ट 2 घंटे में आता है 5 घंटे में आएगा, यही तो होगा ना। इस पर जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के DK शिव कुमार, उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। See, this is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. Even when the amendment was been passed by the BJP government also, they had also written that either EVM or ballot. So we have choose to take up the ballot. What is wrong in it? There is nothing wrong. बताइए समीर जी, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, पूछ रहे हैं DK शिव कुमार। DK शिव कुमार का एक वो बयान ध्यान रखना चाहिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और बेंगलोर ग्रामीण से इनके सगे भाई चुनाव हार गए थे, तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके भाई चुनाव हार गए, कैसे हार गए, तो उन्होंने तब यही सी बात का कहा था। उसी का तो माधोपुरा तभी उन्होंने कहा था कि भाई वोट चोरी मतलब हुआ है, अगर बैलेट से होता तो मेरा भाई चुनाव नहीं हारता। अच्छा, तो उस समय उन्होंने कहा था, तो अब ये कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि भाई अब वापिस बैलेट पे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से कि कंप्यूटर की जगह आप टाइपराइटर लेकर आ जाओ ऑफिस के अंदर, कि कंप्यूटर में 10 मिनट में काम होता है तो क्या फर्क पड़ता है, टाइपराइटर में 2 दिन में काम होगा। लेकिन तो इस तरीके से आप अगर पीछे चले जाओगे, इनको ये कहना चाहिए था शिव कुमार जी को, ये कहना था कि भाई बैलेट भी हम रखेंगे एक ऑप्शन, जनता दोनों करे, ईवीएम से भी करे और बैलेट से भी करे, हम दोनों ऑप्शन रखना चाहते हैं, आप दोनों ऑप्शन रखिए ना। और आपको जनता पे भरोसा नहीं, अगर बैलेट से आप करा रहे हो, अगर कल आप चुनाव हार गए तो फिर क्या DK शिव कुमार के पास क्या स्थिति रहेगी? कोई स्थिति नहीं रहेगी, हार जाएंगे। क्या DK शिव कुमार है कांग्रेस ये कहेगी कि हाँ बैलेट से होने पे अगर हम चुनाव और अगर जीत गए तो उसके बाद हम जिंदगी भर ईवीएम को दोष देना बंद कर देंगे? अगर वो जीत गए तो जिंदगी भर दोष देंगे ईवीएम को? नहीं तो फिर वो कहे ना, वो कहे उसके बाद चुनाव आयोग को बोले कि देखिए हम यहाँ पर जीत गए। सर एक आपका एक कमेंट आता है, ये कदम तो ये सरकार जो बनी है वो तो ईवीएम से ही बनी है ना, ईवीएम से बनी है, पहले फुल मेजॉरिटी की सरकार है। याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार तो ईवीएम से बनी है ना, तो फिर क्या इशू है? रिग्रेसिव तो है, रेट्रोगेटरी है, मतलब कि क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हो। और मैं कह रहा हूँ कि चुनाव व्यवस्था, रिग्रेसिव जो है वो सही शब्द है, तो मैं कह रहा हूँ उस पर चुनाव व्यवस्था को जितना सुधार किया जा सकता है उस पर काम करना चाहिए, और एक बेहतर ईवीएम सिस्टम को भी यदि आप डेवलप कर रहे हैं तो उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। चुनाव हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। और यदि जैसे विनोद जी की बात है कि ठीक है परसेप्शन के तौर पर ऐसा किया जाता है तो कोई बहुत बड़ा, मैं तो ये समझना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नेता बोलते हैं ईवीएम के खिलाफ, राहुल गांधी भी बोलते हैं, इनको ईवीएम पर कभी शक था भी या ये केवल माहौल बनाने के लिए बोलते हैं? बिल्कुल माहौल बनाने के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का कुल मिलाकर मसला ही ये होता है कि माहौल बना रहे हैं। भाई माहौल मैंने कहा ना कि एक बार कह देना चाहिए कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सरकार को हिम्मत, अपोजिशन पार्टीज को हिम्मत करनी चाहिए कि हम इससे चुनाव नहीं लड़ेंगे ईवीएम से। बैलेट लाओ, कर ले एक बार चुनाव आयोग के सामने धरना देकर बैठ जाए। लेकिन आप चुपचाप जीत लेते हो तेलंगाना, आप चुपचाप जीत जाते हो कर्नाटका, आप चुपचाप जीता हिमाचल, आप चुपचाप जीत के 100 सीटें ले आते हो, 234 सीटें आ जाती है, तो वो सारी सीटों पर भी तो फिर सवाल होगा। देखिए राजनीति में ना बहुत सारे टाइम में बहुत सारा कुछ होता रहा है। ऐसा विजय जी भी जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी जब लगातार चुनाव हार रही थी तो आडवाणी जी ने ईवीएम पे सवाल उठा दिया था। ऐसा नहीं है कि लेकिन वो खत्म हो गया। दूसरा ये भी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिग्रेसिव स्टेप है। आप ईवीएम से चुनाव करते हैं, बहुत सारी एडवांस कंट्रीज जो हैं वो बैलेट से भी करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई हम नया कुछ कर देंगे अगर हम बैलेट से।
ये लोग क्या चाहते तो एडवांस हैं, जनता क्या चाहती है? वहां तालाब में बैलेट फेंके, कभी बैलेट में आग लगी, कभी वही कभी ये भी चुनौती बात- हुई। ये भी नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका क्या मतलब दिल्ली में जो बैलेट से होता था जो तालाब में मिलते थे, ऐसा नहीं है। वो तो सुरक्षा व्यवस्था पे है कि कितना आप करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि बिहार में होता था, तो बिहार में क्या बाकी या किसी और जगह पे ईवीएम नहीं उठा के ले जाते? बिहार में तो ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, लोग घूम कई बहुत लोग घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, इलेक्शन है तो कह रहे हैं कि हमने लूटे। लोग आप पूछते हैं रिपोर्टर, आपने कभी वो होता है आपके मन तो ईवीएम मशीन नहीं उठा के ले जाते? बैलेट चोरी हुई, हाँ हमने लूटे हैं भाई। ईवीएम में उठा के ले जाते हैं, ईवीएम उठा के ले जाते ईवीएम के कई बार पड़े मिलते हैं आपको किनारे, वो टूटे टाटे बिल्कुल। बहुत कम है। और ये सोचिए, हिंदुस्तान को एक और मुद्दे पर देखिए, जैसे अभी कहा कि भाई मिक्स है और दुनिया भर की जो देश हैं वो आगे बढ़े हुए देश भी कर रहे हैं, तो दुनिया भर के देश तो आगे नहीं बढ़े। हिंदुस्तान ने तो डिजिटल इंडिया में पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का भरोसा पैदा कर दिया है। तो आगे बढ़कर मैं कह रहा हूँ, जो आज सिस्टम है ईवीएम में, यदि कुछ और उसके सेफगार्ड्स पर भी काम किया जा सकता है तो अच्छा, ये उस पर सब लोग कोशिश करनी ये चाहिए। SIR हुआ, ईवीएम अब SIR भी हुआ, ये सब सुप्रीम कोर्ट की भी इम्तिहान से गुजर चुके हैं। सब सब यही मांग सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है कि आप बैलेट से चुनाव कराइए। एलन मस्क तो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट है ना, टेस्ला कंपनी। एलन मस्क का भी कहना है कि ईवीएम में जो है मैनिपुलेशन हो सकता है, एलन मस्क का बयान है। तो ऐसा नहीं है, ट्रम्प साहब भी नहीं सुन रहे। नहीं, प्रूव कर देना ट्रम्प साहब नहीं सुन रहा, अलग बात है। कहने से ट्रम्प साहब तो वो तो उनके आर्थिक झगड़े हैं। एलन मस्क तो कह रहा है एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प है। भाई सवाल ये है कि अगर सवाल उठते हैं तो सवाल का निराकरण होना चाहिए। चलिए ठीक है, उसमें लेकिन क्या दिक्कत? एक विवाद जो लग रहा था कि दब गया, खत्म हो गया, फिर से वो रिवाइव हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए, वोट चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला, लेकिन इस बार इसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने भी अब वोट चोरी का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा, राहुल गांधी नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ये जितने आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप बिल्कुल ठीक हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कहा कि विपक्ष बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहा है, बीजेपी वोट चोरी करके ही जीतती है और बीजेपी को लगने लगा है कि ऐसे वो अब लोगों का वोट नहीं ले सकती, तो वोट चोरी करो। बहुत गलत है, वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, तो वो दिल्ली से ज्यादा पंजाब में रहते हैं। इस बात को लेकर पंजाब में भी विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ बोलती हैं, बीजेपी भी बोलती है। अब दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी इसी बात पर उनको घेरा कि ये इन सब मुद्दे बेकार हैं। असल मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में थे तो दिल्ली का काम नहीं किया, पंजाब में गए तो पंजाब में बाढ़ है, वहां कोई काम नहीं कर रहे, अब गुजरात चले गए। पंजाब के लोगों को जरूरत थी वहाँ की सरकार साथ खड़ी होती। वो अरविंद केजरीवाल जिन्हें पंजाब के पंजाबियों ने भरपूर समर्थन दिया था, उनको वहाँ रहकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात के ऊपर है। जब तक दिल्ली की सत्ता में रहे तो दिल्ली के लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली से बेदखल हुए तो पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। पंजाब पे मुसीबत आई है, उनके मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। उस समय उस नेशनल, अपने आप को नेशनल लीडर कहने वाले केजरीवाल को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भागकर, फितरत है उनकी भागना, भागकर गुजरात चले गए। क्यों? लोगों को धोखा देना, भागना, ये उनकी पॉलिटिकल कैलकुलेटेड मूव होते हैं, जिसमें वो अपनी लाभ हानि देखते हैं कि मुझे किस चीज़ का लाभ मिलेगा। जनता मरती है तो मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के आरोप पर बाद में, पहले अरविंद केजरीवाल के आरोप पर हम बात कर लेते हैं। राहुल महाजन जी, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, देखिए उन्होंने ले इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी उन्होंने 10 दिन पहले ये बयान दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, मेरी पार्टी और मेरे मुझ समेत में मैं 5 लोग तो जेल में डाल दिए बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया। ये उन्होंने कहा ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं, ये तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन गांधी फैमिली से भी कोई जेल नहीं गया। तो मतलब ये बीजेपी और उनकी आपस में जुगलबंदी चल रही है और इसका नुकसान जो है वो जनता को हो रहा है, इसलिए वो राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। लेकिन मुद्दा ऐसा है जो उनको सूट करता है, तो वो आरोप, उनके आरोप को सही बता दिया कि वोट चोरी करती है बीजेपी, लेकिन इसका क्रेडिट वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। राहुल जी, अब कांग्रेस के साथ तो उनकी जो है बड़ा मतलब अजीब सा रिश्ता हो गया है कि भाई कांग्रेस जो है एक बार उनके लिए, जब वो जेल वाला मामला हुआ था तो बाकायदा दिल्ली में जो है वो रैली बना रही थी, सारे लोग, सोनिया जी भी गई थी, सोनिया जी भी गए, सब गए थे। अब वो कांग्रेस से क्योंकि सूट नहीं करता है तो वो कांग्रेस के खिलाफ हैं। और दूसरा ये भी बात है
कि मुद्दा ऐसा है जिसमें फायदा हो सकता है, तुम केजरीवाल ऐसा कैसा छोड़ दें जिसमें फायदा हो। नहीं, ये मुद्दा ऐसा है जो केजरीवाल जी चुनाव में खुद भी उठा रहे खुद थे भी उठा रहे थे कि यहाँ फर्जी वोट बन रहे हैं, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया नहीं, था। अब जो राहुल गांधी ने पूरा तामझाम इक्कठा किया है, जिस तरह से उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन की और बाकी सब किए, और वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बम भी वो लेके आएंगे, अब कोई और एक इसी मामले में मुद्दा लेके आएंगे, तो केजरीवाल को ये लगता है मैं तो पीछे रह जाऊंगा इसमें। नहीं, लेकिन तो ये कहीं उस ना तरह कहीं खुल के तो- भी नहीं आए ना, ममता जी जैसे हैं, दूर हैं वो भी, लेकिन वो आ गई खुल के कांग्रेस के लेट साथ। कमर्स भी होते हैं, लेट एंट्री भी होती है। ये लेट एंट्री है। समीर जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। देखिए, अब क्या है, केजरीवाल जी को शर्म नहीं आती सब। एक जाग जोड़ दूं, उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में वोट चोरी की बात क्यों नहीं करती, जिसकी वजह से हम आ रहे, केजरीवाल आ रहे। केजरीवाल को यह चुनाव याद आ रहा है, हार रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली। अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में होती, उसके बाद 5 साल में बाद चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली, तब क्या भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं कर पाती? पंजाब में 117 में 192 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। क्या वहां पर वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए या कांग्रेस को रोकने के लिए? 10 साल आपने जिस तरीके से प्रदेश के अंदर सरकार चलाई, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आपने शराब का घोटाला करा, जिस तरीके से आप शीश मिल में गए, 10 साल पहले आपने जनता से जो वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया, तो जनता ने आपको घर बिठा दिया, आपको चुनाव हरा दिया। तो अब आप कह रहे हो कि हाँ वोट चोरी होती है। चुनाव हारने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता ली थी एक भी कि वोट चोरी से मैं चुनाव हारा हूं? क्या शिकायत की चुनाव आयोग में कि मैं जो चुनाव हारा हूं दिल्ली के अंदर में व्यक्तिगत रूप से, या मान है पार्टी उस चुनाव वक्त ये हारी है, मिलते थे वो चुनाव वोट चोरी आयोग पे हारी से। है? जब ये चुनाव चल रहा था दिल्ली का, तो ये रोज जाते थे मिलने, इनकी पार्टी के नेता। नहीं, जाना, चुनाव हारने के बाद जाते ना चुनाव आयोग से मिलने, सुप्रीम कोर्ट जाते, आप हाई कोर्ट जाते, आपके पास तो वकीलों की फोर्स थी। जब आप जेल में गए थे तो आपके साथ अभिषेक मनु अभी गुजरात में क्यों है अभी? अब गुजरात में तो ये कि इनको लग रहा है कि भाई गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति हुई और गुजरात में जिस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा था, इनको संभावना लग रही है कि भाई कांग्रेस को हम 17 सीटों पर ला सकते हैं। तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव जनता हमको देख रही है, तो हम हो सकता है कि हम वहां पर बने और अभी उपचुनाव जीते हैं गुजरात का। सर, केजरीवाल जी का फोकस और एम्बिशन अभी आप कहां देखते हैं? एक वक्त तो लगता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनको ये लगता था कि मैं बन जाऊंगा। इस वक्त क्या स्थिति है पॉलिटिकली? अभी भी चाहते हैं, वो एम्बिशन तो उनका कभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें ब्रेक लग गया, आप ये कह सकते हैं। और अभी उनकी सबसे बड़ी चिंता पंजाब बचाने की है, क्योंकि अगर पंजाब चुनाव हार गए हो तो पंजाब का चुनाव गुजरात से पहले होगा। 27 में ही है ना शायद? 27 में ही है, लेकिन वो पहले होगा, मार्च अप्रैल में होगा, और गुजरात का होगा नवंबर दिसंबर में। तो पंजाब का चुनाव गुजरात से पहले होगा, और पंजाब अगर हार गए तो उसका असर गुजरात में भी पड़ेगा। फिर गुजरात में जो संभावना है वो भी धूमिल हो जाएंगी। इसलिए उनकी और आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह गुजरात बचा लें, सीटें भले कुछ कम हो जाए, सॉरी पंजाब बचा लें और सीटें भले कम हो जाएं, क्योंकि पंजाब सत्ता का भी केंद्र है, पूर्ण राज्य है, और पंजाब से ही फिर आम आदमी पार्टी के भविष्य भी तय होगा। वो 2000 रुपए जो महिलाओं को देने थे पंजाब में, इन्होंने वो दे दिए? वो कह रहे थे देने हैं, देंगे, अभी देने हैं। अभी तो वैसे भी मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, आज आप उसकी चिंता करनी चाहिए थी उनको। अब बीमारी की बात, बाढ़ की बात, और बाढ़ कितनी आ रही है, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं वहां पर। बीजेपी तो कह रही है पंजाब में बाढ़ है, सीएम बीमार हैं, और आप गुजरात में हैं। ये वो ठीक है, वो अपना एक फिक्स कर रखा ना उन्होंने। जब दिल्ली में सारा संकट था तो फिर वो पंजाब चले गए थे। अब पंजाब में संकट है तो वो देखते हैं, क्योंकि उनको जो उनके नीचे जो नेतृत्व है उस पर भरोसा है पूरा। अब वो उसके भरोसे उनको छोड़कर गुजरात चले गए। गुजरात में वो कांग्रेस के लिए पूरी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। वहां पर उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे बढ़कर किया जा सकता है जी। और फिर वहां पर काम करते हैं तो वो वीरेंद्र जी कहते हैं कि ये देखिए, ये मुख्यमंत्री से भी ऊपर काम कर रहे हैं, सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह से काम कर रहे हैं बिहार पंजाब में। सही बात है, करें तो मरे ना मरे, करें ना तो करें हाँ। तो जम्मू कश्मीर की हजरत बल दरगाह में तोड़फोड़ के मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस तोड़फोड़ की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हजरत बल स्मारक शांति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी, आपको बता दें, हजरत बल श्राइन में, हजरत बल दरगाह में एक नया भवन बन रहा था, गेस्ट हाउस बन रहा था। उसके लिए जो पत्थर लगाया गया था उसमें अशोक स्तंभ होने पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें अशोक स्तंभ की जरूरत क्या है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था ये पत्थर लगाने की जरूरत क्या थी। और दूसरी ओर जो विपक्ष की नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कह दिया था कि ये हमारे मजहब का मामला है, धर्म का मामला है। अशोक स्तंभ लगाने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर जिन्होंने ईंट पत्थरों से मार मारकर अशोक स्तंभ को उस पत्थर से गायब कर दिया। तो अब यह विवाद जो है एक नई दिशा में जा रहा है। बीजेपी के नेता जो हैं जम्मू कश्मीर के और मुस्लिम लीडर्स, वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है वहां की, उनका नाम है दक्षा अंद्रावी। उनका कहना यह है कि जिन लोगों ने यह काम किया ये आतंकवादी हैं,
यही उसी सोच के लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में झोंके रखा है इतने वर्षों तक, और अब एक बार फिर ये लोग सर उठाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल इनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पूरा विवाद आपको हम बता दें, थोड़ा मैंने आपसे जिक्र किया कुछ दिनों, ये 2-3 दिन पहले की बात है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हजरत बल दरगाह जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत पाक मुकद्दस जगह मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वहां पर खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनकी कुछ निशानी रखी हुई है। लेकिन उसी के एक एक्सटेंशन को बनाने के लिए, गेस्ट हाउस को बनाने के लिए वहां पर पत्थर लगाया गया। जैसा होता है जब फाउंडेशन स्टोन लगाया जाता है तो सामने एक पत्थर लगाते हैं, नेता लोग आकर के, अफसर लोग आकर के उसका इनॉग्रेशन कर देते हैं। उस पत्थर में अशोक स्तंभ, एक कोने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अशोक स्तंभ बना हुआ है। भाई भारत सरकार ये काम करवा रही है, इसी चीज का वो प्रतीक था। लेकिन अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो लोग वहां अंदर जाते थे प्रे करने के लिए, उसमें से कुछ लोगों ने इस पर एतराज करना शुरू कर दिया कि ये दरगाह में ये अशोक स्तंभ क्या है। अशोक स्तंभ का मतलब ये हुआ कि हम इसके सामने सर झुकाएंगे, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुका नहीं सकते हैं। तो ये देखते ही देखते एक मजहबी विवाद बन गया, और उसके बाद फिर कुछ और लोग आए, उग्र हो गया पूरा माहौल, और कुछ लोगों ने ईंट पत्थर लिए और फिर उस पर वार करना शुरू कर दिया। और अब आप उस पत्थर की हालत जो है वो देख सकते हैं। यहां से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। अब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने रिएक्ट किया कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता जो हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। ये वो तस्वीरें देखिए, मजहबी नारे लग रहे थे और इस पत्थर पर से अशोक चिन्ह को यूं खरोंच कर या तोड़कर हटाया जा रहा था। अब मैं आपको इस पर कुछ रिएक्शंस दिखाता हूं। इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है, और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की, ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है, और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी, और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए, और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया, और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था, और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे, और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहां पे हमला कर दिया। लेकिन इस पर सबसे हैरान करने वाला रिएक्शन चीफ मिनिस्टर का था। चीफ मिनिस्टर, भले ही वहां पर हाइब्रिड सरकार चल रही है, ज्यादा इख्तियार एलजी साहब के पास हैं, सीएम साहब के पास पुलिस भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। और ये एक क्राइम हुआ है, जो भी हुआ ये एक अपराध था। तो चीफ मिनिस्टर का इस पर यही कहना होना चाहिए था कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये सवाल भी उठा दिया कि इस जगह पर, मतलब हजरत बल दरगाह में, पहले तो पत्थर ही क्यों लगाया, और लगाया तो इसमें अशोक चिन्ह क्यों लगाया। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया। अब या तो उमर अब्दुल्ला फैसला कर लें कि आज से वो जो भी डेवलपमेंट वर्क करेंगे वहां वो कोई पत्थर कभी नहीं लगाएंगे, कभी कोई स्मृति चिन्ह वहां पे नहीं लगेगा, किसी इमारत के बाहर या रोड कंस्ट्रक्शन में या ब्रिज बनाने के बाहर पत्थर पर ये उनका नाम नहीं लिखा जाएगा कि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये काम हुआ, या इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला आए थे। हजारों ऐसे कार्यक्रमों में उमर अब्दुल्ला गए होंगे। अगर यहां पत्थर लगा और उस पर अशोक चिन्ह लग गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों नहीं पूछ सकते उमर अब्दुल्ला? क्यों अतिवादियों को एक कवर फायर देना? राहुल जी, आपका टेक इस पर। देखिए, पहली बात, हजरत बल बिल्कुल वहाँ पे बहुत ही जो पूजनीय स्थल है, लेकिन हजरत बल है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जो एम्बलम है ना, वो सरकार का चिन्ह नहीं है, वो हिंदुस्तान का चिन्ह है। और हिंदुस्तान का चिन्ह को अगर आप तोड़ेंगे तो उस पर बाकायदा एक्ट है,
जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट जो नेशनल ऑनर एक्ट राष्ट्रीय चिन्ह 1971 है और 3 साल की सजा होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। ये बाद की बात है कि वहां चिन्ह उस जो प्लेक लगाया गया होता था, है नहीं होता, वो होता है नहीं होता है। आपने भारत के चिन्ह को तोड़ा है, वो कहीं पे भी लगा। ये बातें मतलब बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं कि किसी वो, क्योंकि वहां पे रेनोवेशन हुआ था, रेनोवेशन के बाद वो जो है वो लगाया गया पत्थर था, इनॉग्रेट के लिए कौन सी सरकार सर पत्थर लगाए क्रेडिट नहीं लेती है? मैं कह रहा हूं ले या ना ले, पत्थर के बगैर तो प्रोजेक्ट लेकिन अगर कोई आदमी तोड़ रहा है पत्थर रहना चाहिए, नेशनल सिंबल को तोड़ रहा है, यानी वो भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आप महबूबा मुफ्ती को भी आप सुन लीजिए, वो तो और आगे निकल गई। उन्होंने इसको सीधे सीधे जो लोग वहां मजहबी नारे लगाकर ये काम कर रहे थे, उन्होंने उन्हीं की बात दोहरा दी। ये कुफ्र है हमारे लिए कि ऐसी जगह पर, एक रिलीजियस साइट पर ऐसा कोई निशान लगे। लेकिन एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके इन्होंने कह दिया ये ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है। ये तो चाहती हैं कि जिन्होंने पत्थर लगाया उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे यहां अगर पाकिस्तान जैसे कानून होते तो फांसी पे टांग दो। जी सर, कल भी हमने चर्चा की थी, दो बातें। जैसे राहुल जी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि ये तो भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती है। दूसरी बात ये, मुझे इशू ही नहीं लग रहा कोई। एक तो कोई हजरत बल दरगाह जो है बहुत ही सेंसिटिव इशू भी है और बहुत रेस्पेक्टेबल प्लेस भी है वहाँ का, लेकिन वो दरगाह के ऊपर नहीं लगा हुआ, दरगाह के अंदर थोड़ी लगा दरगाह के अंदर। और इसमें ये कहना कि वहां पर सर झुकाना, वो तो कोई है नहीं, वो प्लेकार्ड लगे होने में हाँ, तो उसमें कौन सा परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, सरकार का लगता। अब जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर शपथ लिया। ये आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि 370 के बाद लिया, तो वो पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 370 हटने के बाद। मुझे तो बड़ी हैरानी है उनके बयान पर सर। आपको तो बहुत हैरानी है, इसमें कोई वो कारण नहीं लगता। और सरकारों को, जो उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मॉडर्न और युवा चीफ मिनिस्टर हैं, तो हर तरह से हर मसले पर डरने की बात या अतिवादियों का साथ देना, और ये उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा। क्योंकि और कश्मीर में कम से कम इस टेंडेंसी को हवा ना दें, तो इसको कहीं भी ना दें, लेकिन वहां पर देंगे तो वो उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि वो वहां पर शासन चला रहे हैं। यदि इसी तरह से अतिवाद से तो बड़ी मुश्किल से निकला है इस राह पे चलने के लिए, तो महबूबा मुफ्ती वो तो फिर खुल के चलती है, खुल के बोलती हैं जो वो बोल ही रही है। सांसद बना है वहां से, अभी बारामूला से अतिवादी सांसद बना हुआ है रशीद इंजीनियर, वो तो वैसे संवेदनशील है। और ये कौन लोग है जो समर्थन कर रहे हैं सर? ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर एक विधान, दो निशान और दो प्रधान की जो बात करते थे, जम्मू कश्मीर का 370 जो हटना न देने के लिए पूरी ताकत लगाते थे और कह देते कि अगर केंद्र सरकार आर्टिकल 370 हटाएगी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। केंद्र सरकार ने बिना एक गोली चलाए आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। और आज उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अगर इस बात का समर्थन कर रहा है कि जो तोड़ा गया है वो बहुत अच्छा किया गया है, तो वो कट्टरपंथियों को किस जगह समर्थन दे रहे हैं और किनकी दम पर वो सरकार में आए, ये बता रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया। सर हमारे यहाँ होता क्या है, कोई भी विवाद होता है ना, सॉरी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे थे, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा किया कि केंद्र सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया। अगर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए तो जिस मानसिकता से उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे, ये वो मानसिकता कट्टरपंथ की ओर लेकर चली जाएगी। मुझे लग रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री के रहते स्टेटहुड देने की जरूरत नहीं है, एलजी रहेगा तो उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगाम लगी रहेगी। ये अलग विवाद हो जाएगा कि स्टेटहुड नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बात तो कह ही सकते हैं ना, आज जो उमर अब्दुल्ला का रुख है इस पर, अगर उनके पास वो सारी पावर्स होती जो एक पूरे चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, तो वो तो उनकी सॉफ्ट अप्रोच होती है इसके ऊपर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जरूरत क्या है पत्थर लगाने। लेकिन इस पर राजनीति सब कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी तो एक बिल्कुल ही अलग दिशा में इसको ले गई। संबित पात्रा जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अशोक चिन्ह सम्राट अशोक का चिन्ह था। सम्राट अशोक का शासन जो है एक बड़े लंबे चौड़े एरिया पर था, लेकिन वो मूलतः बिहारी थे, तो इसलिए ये हर बिहारी का अपमान है कि अशोक चिन्ह पर प्रहार किया गया। श्रीनगर के हजरत बल में जिस प्रकार से अशोक चिन्ह जो कि सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ में स्थापित किया था, उसे तोड़ा गया। और कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार
उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का ये अपमान है कि आप अशोक चिन्ह को तोड़ेंगे। इसे कहते हैं पॉलिटिकल ट्रेन, जम्मू कश्मीर टू बिहार। सर देखिए, इस मामले में सबसे अच्छी बात राहुल जी ने कही, राहुल महाजन जी ने, कि एक इसका बाकायदा कानून है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारे राष्ट्रीय हैं उसमें तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज है, अशोक चिन्ह है, धर्म चक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो माने जाते हैं, जो आइडेंटिफाइड है, उनके अपमान और अवमानना के खिलाफ बाकायदा कानून है और उनको आपराधिक श्रेणी में रख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संबित पात्रा जी के बयान पर तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि वो राजनीति, वो बिहार के चुनाव के संदर्भ में बयान है और सम्राट अशोक ये भी अलग एक्सट्रीम है, विवाद कुछ है, उसको आप ये राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान माना जाना चाहिए। बिहारी का अपमान, अशोक का चिन्ह नहीं है वहां पर, भारत का चिन्ह, भारत का चिन्ह है। सम्राट अशोक का चिन्ह नहीं, भारत का चिन्ह है। सम्राट अशोक ने उसको चूंकि बौद्ध स्तंभ पे उस पर खुदवाया था, इसलिए वो उनके नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को इसे बहुत संतुलित रुख अपनाना चाहिए था। अगर उनको ये कहना चाहिए था कि जिन लोगों ने ये अपमान किया है जी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानून के तहत, और साथ में सवाल भी उठाते हैं कि वहां अगर न लगाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स भी एड्रेस करनी है। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर पहले बोलोगे कार्रवाई, पहले ये बोलना चाहिए था कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने ऐसा काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और बाद में सवाल उठा देते भाई लगाने की क्या जरूरत थी, तो ज्यादा बेहतर होता। और रही बात है भाई, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा है, वहां के लोगों की इच्छा है। एक घटना से आप ये नहीं कह सकते उनके राज्य को अधिकार न दिया जाए, फिर आप इसकी क्या गारंटी होगी अगला चीफ मिनिस्टर जो आएगा। भी तो देखो ना कैसी है। नहीं देखिए, सीएम को तो बोलना चाहिए ना कि भाई ये भारत का हिस्सा है। समीर जी, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान देते हैं, खुद इस तरीके से बहुत सारे राज्यों को समर्थन दे, आप मुझे बोलने ही नहीं दोगे। आप नहीं, अलगाववादी ताकतों को समर्थन, अगर आप अपनी बात, अलगाववादी ताकत क्या, उमर अब्दुल्ला अलगाववादी हो गए, शेख समर्थन दे रहे हैं उनको, अरे तो अलगाववादी उनको समर्थन मुख्यमंत्री दे रहे हैं। समर्थन तो फिर अटल जी ने उनको बुला के चाय पिलाई थी, अब्बास अंसारी को, उन सारे लोगों को, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ क्रिकेट खेला था, तो क्या करोगे? ये अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा से लेके तो पाकिस्तान का समर्थन, बयान से आप किस संवैधानिकता पर सवाल उठा दोगे? एक अलग आधा घंटा रखेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा अमेरिका की। आपको मालूम है कि दोनों देशों के रिश्तों में कई हफ्तों के बाद थोड़ी ठंडी सी हवा बही है। पहले बर्फ जमी हुई थी पूरी तरीके से, तो ट्रंप ने कहा पहले कि हमने भारत को खो दिया, लेकिन फिर कहा नहीं, भारत के साथ सब कुछ ठीक है, हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी जी मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त रहेंगे। मोदी जी ने भी कहा कि हाँ, ट्रंप साहब ठीक कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि उनके विचार भारत अमेरिका की दोस्ती को लेकर हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। विदेश मंत्री ने इस पर और आगे बढ़ाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता मानते हैं जो अमेरिका और भारत का है, लेकिन मैं फिलहाल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। इतनी बातें हुई तो अभी लग रहा है कि एक बहुत नेगेटिव नोट से थोड़ा सा हम उस नकारात्मकता से बाहर आए। ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि रिश्ते ठीक होने लगे हैं, लेकिन ट्रंप माने तो उनको ऐसा लगता है कि ये मैंने ठेका लिया है या मेरी जिम्मेदारी है, मैं दुनिया में सारी जंगें रुकवाऊं। उनको लगता है वो रुकवा सकते हैं। जंग वो रुकवा पाई नहीं कोई, बल्कि एक जंग ईरान पे जो युद्ध हुआ उसमें वो खुद शामिल हो गए और अपने भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया है, नाम बदल दिया है, अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहना शुरू कर दिया है, और वो चाहते हैं कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिले। सोते जागते वो युद्ध रुकवाने और उसका क्रेडिट लेने के बारे में सोचते हैं। हसरत नोबेल का पुरस्कार है। लेकिन अमेरिका के एक 40 साल का अनुभव जिनके पास है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का, एक ऐसे प्रोफेसर, वो पत्रकार भी रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो अगर ट्रंप साहब पढ़ लें तो शायद बहुत बिफर जाए। इनका नाम है प्रोफेसर टेरिल जोन्स, और इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए तो वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसकी वजह यह है कि ट्रंप भी दोनों से बात करते हैं, ज़ेलेंस्की से और पुतिन से, लेकिन पुतिन बहुत जिद्दी हैं और ट्रंप का रिश्ता उनसे ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई बात बनवा पाए। ज़ेलेंस्की के साथ कैसे व्यवहार करना है यह ट्रंप को मालूम नहीं है कि मैं पूरी तरीके से इसके साथ खड़ा रहूं या नहीं खड़ा रहूं, वो तो घर बुला के बेइज्जती कर चुके हैं। लेकिन इंडिया और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा देश और नेता है जो दोनों से एक डिस्टेंस से भी बात करते हैं और दोनों को एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी सलाह दे सकते हैं जिससे वो एक टेबल पर आ जाएं, जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए। ज़ेलेंस्की और पुतिन की आमने सामने मुलाकात, ये प्रोफेसर कह रहे हैं कि ये काम भारत कर सकता है, लेकिन भारत अभी इसमें पूरी तरीके से कूदा नहीं है। मतलब भारत ने अभी ये भूमिका अख्तियार नहीं की है। उनका कहना है कि भारत को ऐसा करना चाहिए, वो युद्ध रुकवा सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो नोबेल शांति पुरस्कार किसी और को नहीं, नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए।
Well, I don't think India has come out and said that we want to play this kind of a role, peacekeeping role, but it's always a case of, who can talk to both sides. The United States can't, they can talk to Zelensky, although obviously has sometimes been acrimonious, and they can talk to Putin, but Putin can be very stubborn, and maybe nothing will come out of these things. And so, India is in a position where it can speak to both and get the ear of both leaders in a way that other major countries can't. Wouldn't it be rather amazing if Prime Minister Modi was the one who was able to negotiate a ceasefire between Russia and Ukraine, and he's the one who wins the Nobel Peace Prize? व्यक्ति की हिम्मत है अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि ट्रंप को नहीं किसी और को देश के नेता को नोबेल मिल दोबारा करवा देंगे। ट्रंप और मोदी से दोबारा लड़ाई करवाएंगे। मतलब अगर मोदी युद्ध रुकवा दें और उनको नोबेल मिल जाए तो आप कह रहे हैं ट्रंप लड़ाई करवाएंगे, फिर रुकवाएंगे और फिर नोबेल लेंगे। नहीं, वो इसी बात पे जंग कर लेंगे कि ये कोई दूसरे को कैसे नोबेल प्राइज के लिए दावेदार हो। बर्फ और जमा देंगे इनका कहने में, लेकिन अमेरिका में ही ये चीजें कही जा सकती हैं। ये इस बात को, ये कम से कम वहाँ की डेमोक्रेसी को लेकर के आप इस बात कह सकते हैं कि वहाँ पर सीरियस नोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रॉन के बीच में जो बातचीत हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। मैक्रॉन ने पहले ये कहा है कि वो 26 देशों का गारंटी जो है यूक्रेन को देते हैं सिक्योरिटी की, अगर ये सीज फायर हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रॉन के बीच में बातचीत हुई है और ये जो बातचीत है इसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रुकवाने में एक बड़ी भूमिका। मैं बता दूं सर इसके बारे में भी, ये हुआ ये है कि 26 देशों ने यूरोप के 26 देशों ने मिलकर कहा है यूनियन जो है 26 देश कि हम यूक्रेन का साथ देंगे और इनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। इसको लेके बहुत बड़ी बैठक परसों शायद हुई थी पेरिस में, उसमें ट्रंप वर्चुअली भी जुड़े थे, वहां भी हंगामा हो गया था। इन्होंने खूब दोष दिया यूरोप के देशों को कि तुम ही तेल खरीद रहे हो, तुम्हारी लड़ाई है और तुम ही उसको रूस को पैसा कमाने का मौका दे रहे हो। एनीवे, उसके बाद मैक्रॉन ने उस बैठक में जो कुछ हुआ वो सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करके शेयर की। तो ये सवाल आता है ना मन में कि क्यों अब इन्हें हमें क्यों बता रहे हो, मतलब हम किसी भूमिका में हैं या वो चाहते हैं कि हम किसी भूमिका में। महत्वपूर्ण बात ये है सौरभ कि जो ट्रंप इनकी शर्त है जेलेंस्की की, चूंकि पुतिन की शर्त है कि नेटो वहां नहीं होना चाहिए जी, तो नेटो अगर नहीं होगा तो यूक्रेन सुरक्षा कौन लेगा। तो ये बात आई कि 26 देश जो हैं वो गारंटी ले सुरक्षा की, ये ट्रंप का ही प्रस्ताव। लेकिन जो नहीं ले रहा यूएस इस चीज में गारंटी, यूएस नहीं लेगा, यूएस तो कह रहा जो ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ट्रंप नहीं नरेंद्र मोदी वो बेहतर व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी पर इसको आप इससे कितना सहमत होते हैं? सर, इसको भूमिका के तौर पर देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार, एक तो दो चीज़ों में कंट्राडिक्शन देखिए, दुनिया भर में जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जिसे आप कहते हैं वो डिफेंस क्यों रखा गया, एक थॉट प्रोसेस के वॉर जो है वो मतलब अलग एग्रेसिव तरीका, वो जो वॉर चाहता हो वो नोबेल शांति का पुरस्कार चाहे। पूरी दुनिया भर में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है कि भाई जब झगड़ा होगा तो हाँ, झगड़ा होगा तो कोई युद्ध करेगा तो हम उस पर जवाब देंगे। वॉर का मतलब ही आप क्या कर रहे हो। तो पहली बात तो वहीं पर उनकी दावेदारी की बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, दोनों जगह दोनों बार उन्होंने कहा कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। जेलेंस्की जब प्रधानमंत्री यहाँ अभी एससीओ की बैठक में पुतिन से मिलने जाने वाले थे, उससे पहले जेलेंस्की ने बात की प्रधानमंत्री से, तो उसका मतलब है कि एक भरोसा वो पैदा कर रहे हैं। अब ये कह देना कि आज वो क्या युद्ध रुकवा सकते हैं, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि भारत उस भूमिका में अभी आया नहीं है, तो और वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उस भूमिका में कोई भरोसा कर रहा है ये भी बड़ी बात है ना। यदि जेलेंस्की और पुतिन ने तो नहीं कहा ना कि भाई आप इसमें से अलग रहिए, इसको ये भी देख लीजिए, और जेलेंस्की ने भी नहीं कहा कि सर आप छोड़िए हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक। और जब मैक्रोन भी ये कह रहे हैं तो ये तीनों लोग मिलकर प्रधानमंत्री में भरोसा जाहिर कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। युद्ध रुकना नहीं रुकना ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, मैं ऐसा नहीं समझता कि इंडिया कैन प्ले रोल, कैन प्ले। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो भी राहुल कह रहे थे, जेलेंस्की का बयान आया है कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए, मॉस्को उस देश में नहीं जाएंगे जिसमें हम पे हमला किया। तो हो सकता है ये रास्ता निकले कि कोई तटस्थ देश हो जहां बातचीत हो, वो तटस्थ देश भारत भी हो सकता है। तो भारत की जो पूरी नीति रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो यूक्रेन और रूस के साथ बिल्कुल बराबर के रिश्ते रखें इसमें, तो वो एक भरोसा रूस को भी भारत पर है और यूक्रेन को भी भारत पर है। तो तटस्थ देश की भूमिका, अच्छा फ्रांस और सारे देश पार्टी हैं उसमें, ये नेटो का मेंबर है, अमेरिका भी नेटो का मेंबर है, तो ये तो पार्टी है ना। भरोसा है। देखिए यूक्रेन, इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने रशिया को भी वेपन्स नहीं दिए, पाकिस्तान जैसे देशों ने दिए, बाकियों ने दिए, भारत ने कोई वेपन नहीं दिया इसमें।
ना ही दोनों साइडों पे कुछ ठीक है, ठीक है। तो समीर इसलिए भी इस तरह का भरोसा है। नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, दो लोगों की लड़ाई होती है या दो देशों की लड़ाई होती है या दो सोसाइटी में झगड़ा होता है, तो दोनों के बीच में अगर दोनों को किसी एक के बीच भरोसा है मध्यस्थता करवाने का कि भाई ये जो कहेगा हमें मान्य होगा, या ये फेयर आदमी है, ये ना हमारा पक्ष लेगा ना उनका पक्ष लेगा, जो सही होगा वो बात करेगा, वो भारत की भूमिका है। यूक्रेन भारत को भी पूरा सम्मान देता है। जेलेंस्की को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, और जब वो जापान से चाइना जा रहे थे तो जेलेंस्की ने अगर उनसे बात की थी कि जब पुतिन से मिलेंगे तो ये बात रखना, तो उनको भरोसा था कि अगर मैं मोदी से कहूंगा तो मोदी मेरी बात ईमानदारी से रखेंगे। तो यही भरोसा पुतिन को भी मोदी के साथ है कि भाई नरेंद्र मोदी जो करेंगे वो सही बात करते हैं। और जब हम नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन गए थे उस पर पुतिन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जब रशिया जाते हैं, रशिया से ऑयल ले रहे उस पर यूक्रेन को कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों से दूर रह के भी दोनों के हित की बात की और बार बार कहा कि भैया युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी बैकडोर में जरूर बातचीत कर रहे होंगे इन देशों के बीच में, और आने वाले समय में दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक पहल के बाद इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित होगी। और नोबेल निश्चित रूप से मोदी जी को ही मिलेगा, उसके बिना भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योगदान रहा है उसको देखते हुए मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। कहानी कुर्सी की में राहुल जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी।